ओके, गुड इवनिंग एक बार फिर से। हाँ, अच्छा देखो, बिजनेस लॉ, ठीक है, जो लॉ क्लास है आज, दैट इज बिजनेस लॉ। आई थिंक यू ऑल नो दिस थिंग्स कि सर आज बिजनेस लॉ का क्लास है। यस, लेकिन बिजनेस लॉ में क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस लॉ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जैसे कि आई होप यू ऑल नो कि बिजनेस जो भी हो रहा है दुनिया भर में, स्पेशली इन आवर कंट्री, इवन इन फॉरेन कंट्रीज, जिधर भी आप देखो, सेल ऑफ गुड्स तो एकदम मतलब नॉर्मल बात है कि गुड्स तो सेल होगा। सिंपल है कि भाई जो भी आपके आंखों के सामने देखो, हजारों चीजें पड़ा हुआ है कि भाई सेल ऑफ गुड्स है। लेकिन क्या है ना, बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि गुड्स तो सेल हो जाता है, बट सेल का कहीं सारा कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे लास्ट जो क्लास चल रहा था उसमें हम लोग कंडीशन एंड वारंटी में बात किए थे। हाँ, याद होगा आप लोगों को। अगर आप कंडीशन वारंटी का क्लास किसी का मिस है तो वो लोग कर लीजिएगा, जिनके पास मैंने शेयर नहीं किया वो उनके साथ मैं शेयर कर लूँगा। तो पॉइंट इज दैट कि सेल ऑफ गुड्स सुनने में बड़ा आसान लगता है, बट इसके ऊपर डिपेंड करके बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हो जाते हैं रियल बिजनेस वर्ल्ड में। तो वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स जो भी प्रॉब्लम हो बिजनेस में, कोई प्रोडक्ट को सेल करने को लेके भी प्रॉब्लम हो सकता है, बिजनेस है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट होने में बहुत मतलब बड़ी कोई बात नहीं है, हो ही सकता है। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व कहाँ करना है उसके रिगार्डिंग कहाँ कुछ लिखा होगा? लॉ क्या है सर? लॉ क्या है? व्हाट इज लॉ? इन सिंपल कहा जाए कि लॉ एक इस तरह का कॉन्सेप्ट सोसाइटी के लिए जरूरी है, किसी भी फील्ड के लिए, नॉट जस्ट की सेल ऑफ गुड्स, बट ऑल्सो इन आवर डेली लाइफ एवरीथिंग। लॉ बहुत जरूरी है बिकॉज हमें पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है ना। तो वो सही और गलत का जो मतलब सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स मतलब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बेसिक लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बिजनेस में स्टार्ट होता है। फिर एडवांस लेवल में जब जाते हैं कि और स्पेशलाइज्ड वे में सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कंपनीज लेवल में बिजनेस को समझने के लिए कंपनीज एक्ट, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस में समझने के लिए पार्टनरशिप एक्ट, उसका भी थोड़ा और स्पेशल एरियाज के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। तो इस तरह का डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड एरिया बना हुआ है, ठीक है, ताकि हम लोग बिजनेस को एक प्रॉपर वे में कर सके। यही है मतलब सिंपल। तो इसीलिए चलिए सर मैं आप लोगों को वहां लेके चलता हूँ आज कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो और थोड़ा लेवल अप कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको क्या समझना होगा? आपको सिंपल समझना होगा कि जो भी गुड्स लेन देन को लेके प्रॉब्लम क्रिएट होता है, या फिर प्रॉब्लम शायद क्रिएट ना भी हो रहा हो, बट रूल क्या है, अगर कभी प्रॉब्लम फ्यूचर में हो जाए तो क्या उसके रिगार्डिंग कोई सिचुएशंस है जिसके वो सॉल्व कर सकता है। और समय के साथ साथ जैसे हम लोग जानते हैं ना सर, सुप्रीम कोर्ट इज हमारे देश में है, कॉन्स्टिट्यूशंस है हमारे देश में, हाई कोर्ट है, वो लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, सिचुएशंस को देखता है, गलत को गलत सही को सही बोलने का एक सिस्टम है, अगर नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली बिजनेस में भी जरूरी है, तो इसके लिए भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो चलिए सर, एक्ट समझना मतलब एक्चुअली जिंदगी को समझना। हाँ सर क्या बोल रहा हूँ, एक्ट समझना मतलब जिंदगी को समझना। हाँ सर, ये सब धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा। ओके बिकॉज इसी के साथ लोगों का जिंदगी बीत जाता है, ये गुड सेल करना, वहां से फिर से कुछ लेना, किसी को कुछ देना, बेचना, लेना, परचेस करना, एवरीथिंग ऑल। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड, दिस इज अवर टुडेज टॉपिक, ठीक है। क्या बोले सर? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। आप लोगों को टॉपिक सुनने को मिला सर? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब बेसिकली सपोज मानो कि ये मेरा एक डिजिटल पेन है सर, ठीक है। ये डिजिटल पेन मैं आपको सेल करना चाहता हूँ। आज ये मेरा है, मैं सेलर हूँ। मैं अगर आपको बेचना चाहूँ, से फॉर एग्जाम्पल, चलो किसको बेचे, स्नेहाशीष लेगा पेन, लेगा डिजिटल पेन? मुझे पता है तेरा कोई काम का नहीं है, खरीदेगा पेन? हाँ चलो ठीक है, स्नेहाशीष कभी ना नहीं बोलता है, मुझे मुझे पता है। ओके स्नेहाशीष, चल मैं तेरे को ये पेन बेच देता हूँ। तब पॉइंट इज दैट कि ये पेन मैं बेच कब पाऊँ, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा क्या अगर मैं इस पेन को बेच दूँ स्नेहाशीष को? क्या हर एक कंडीशन सिंपल होता है कि जिस तरह से मैं स्नेहाशीष को बोला कि स्नेहाशीष ये डिजिटल पेन मेरा है, क्या मैं डिजिटल पेन तुझे दे दूँ? तो अगर मैं उसको दे दूंगा बदले में वो मुझे कुछ पेन का दाम पे करेगा, तो क्या वो दाम पे करने से गुड्स का मालिक वो बन जाएगा? हाँ सर, सिंपल केस में तो ऑब्वियसली वो पे मतलब कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है सर, बिना पे करके भी वो ओनर बन सकता है, ऐसा भी केसेस है कि उसने दाम पे नहीं किया
बट गुड सेल हो गया, फिर भी वो ओनर बन जाएगा। सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैंने दाम पे नहीं किया फिर भी मैं ओनर वो मतलब कस्टमर्स ओनर बन जाएगा? हाँ सर। तो वही है, यही सब छोटा छोटा मैटर है कि कब क्या होता है, वही सब जानना है सर। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स का जो अंदर का बात है। चलो सर, अब अंडरस्टैंडिंग छोड़ो, एकदम डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बात मतलब अंडरस्टैंडिंग करते हुए। आई होप सबको कनेक्ट हुआ है सर कि चैप्टर का मतलब कॉन्सेप्ट किधर जाने वाला है। हाँ सर, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट किधर जाने वाला है, इतना तो आप लोग माइंड में अंडरस्टैंड कर ही लिए होंगे। हाँ, ये सर नो, इतना बताइएगा बस। यस सर। ओके सर। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पासिंग ऑफ रिस्क, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मतलब आपके पास अगर कोई गुड्स है, से फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल दुकान है, तो आपके पास क्या है, मोबाइल आपका प्रॉपर्टी है। लेकिन आपके मोबाइल दुकान में मैं गया मोबाइल खरीदने के लिए, या लैपटॉप दुकान में मैं गया लैपटॉप खरीदने के लिए, तो आप मुझे क्या करोगे सर? प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे, बिकॉज मैं आपका कौन हूँ? मैं आपका खरीदार हूँ। ठीक है, मैं आपके दुकान में एज ए कस्टमर गया। ठीक है, तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। फिर आप उसके बाद क्या करोगे? गुड्स का डिलीवरी करोगे। है, आजकल तो डिलीवरी ऑफ गुड्स एक बहुत बड़ा मैटर है सर। क्यों बहुत बड़ा? मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मैं आपको बोल रहा था ना, ये तो जिंदगी है। ये कोरोना के चक्कर में स्पेशली जो लोग सिटी में रहते हैं, लाइक कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता है। क्यों? बिकॉज कोरोना, कोलकाता जैसे शहर बहुत भीड़ का शहर है सर, करोड़ों लोग रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऑफिशियली 40-50 लाख, बट सर एक्चुअली 1 से 1.5 करोड़ के आसपास लोग सिर्फ कोलकाता के इतना छोटा सा एरिया में रह जाता है। अब प्रॉब्लम यही है कि अब ऐसे हालत में मार्केट में जाना मुश्किल है, और जो लोग डे बाय डे मतलब मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, उनका रिस्क भी बहुत है कोरोना से, कोविड होने का। ठीक है, तो मुश्किल है कि बहुत लोग मार्केट जाना कम कर दिया, बहुत ही कम निकलते हैं, मतलब एकदम ज़रूरत बिना नहीं निकलता। बिना मतलब थोड़ा बहुत ज़रूरत को तो लोग भूल ही गया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी लोग निकल रहा है। क्या मैं बहुत गलत बोल दिया सर, या मैं सही बोला करंट सिचुएशंस में? हाँ सर, थोड़ा बहुत ज़रूरत तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही ज़रूरत है। यस और नो, प्लीज टेल मी। हाँ यस हाँ सर। है ना सर? तो इसका मतलब ये हो गया कि डिलीवरी ऑफ गुड्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब जिस कंपनी में हम लोग ऑनलाइन में आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डिलीवरी सोचते हैं, लाइक बिग बास्केट, ग्रॉफर्स, हाँ, या फिर कोई भी लोकल ऑनलाइन कंपनी है, उनसे लेने का, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनका बिजनेस में ऑब्वियसली इनका बिजनेस अच्छा हो रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है ना सर, अगर ये ऑनलाइन कंपनीज ना होता तो फिर सबको बाहर ही निकलना होता ऑब्वियसली। तो टफ सिचुएशंस में ये सब तरह का, लेकिन इनको भी दिक्कत हो रहा है। अमेजन तो प्राइम डिलीवरी देना बंद कर दिया, बिकॉज बहुत सारा स्टाफ लोगों का भी कोरोना का प्रॉब्लम हो रहा है। प्राइम डिलीवरी जो अमेजन देता था ना सर, जो लोग अमेजन के साथ कनेक्टेड हो, आई होप वो लोग जानते होंगे कि वो कहें कि प्राइम डिलीवरी का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई प्राइम मेंबर है तो फिर उनको जल्दी मिलता था। वो जल्दी में देने वाला कॉन्सेप्ट भी वो लोग छोड़ दिया। बस हम वो इतना बोल रहे कि आपको सामान पहुंचा देगा, आपको सामान पहुंचा देगा। तो बेसिकली सर मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज दीज आर वेरी कनेक्टेड पॉइंट्स फॉर टुडेज चैप्टर। ऐसे ये डिलीवरी ऑफ गुड्स, इवन डिलीवरी को लेके कितना सारा कंपनी मार्केट में आ गया। ये देखो क्या कंपनी है, अमेजन ई कॉमर्स कंपनी है। आप कोई भी चीज़, जैसे मानो कि डेली नीड्स का चीज़ चाहिए, जो भी आपको चाहिए, ठीक है, आप यहाँ से ऑर्डर करते हो, फिर यहाँ पर डिलीवरी करेगा। आपको ओट्स खरीदना है, ठीक है, आपको ओट्स डिलीवरी करेगा। ठीक है तो इस तरह से ये कंपनीज आपको घर पे बैठे हुए जो भी चीज़ चाहिए होगा आपको देने का मतलब काम कर रहा है। तो पॉइंट इज दैट कि ये डिलीवरी ऑफ गुड्स इतना इंपॉर्टेंट है, और इसको लेके बिजनेस में क्या मतलब मार्केट हो गया। आप लोगों को क्या बताऊं सर, आप देखिएगा अमेजन से कोई चीज आ रहा है तो अमेजन का लोग लेके नहीं आ रहे हैं, एक डिलीवरी कंपनी है जो आपको डिलीवरी देके जा रहा है सर। जैसे कि फ्लिपकार्ट का आप देखना, ई कार्ट लॉजिस्टिक्स, कोई ख्याल किया कभी? जो लोग शहर में हो और शॉपिंग करते हो ऑनलाइन में, आई होप कभी तो नजर जरूर गया होगा आपका, ई कार्ट लॉजिस्टिक्स, प्लीज बोलिएगा सर। हाँ, नाम यस सर। सुने कि नहीं सुने? है दादा। हाँ, ई कार्ट। हाँ सर, ये देखो सर, ये डिलीवरी के लिए ही बना है, सिंपल डिलीवरी करने का, कुरियर कंपनी बोल सकते हो आप। ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्लिपकार्ट के साथ काम करता है, फ्लिपकार्ट का ही एक ब्रांच बोल सकते हो। एक कंपनी बना है सर, डिलीवरी, ठीक है, कंपनी का नाम ही है डिलीवरी। ये देखो सर, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, काम क्या है? सिर्फ डिलीवरी करना, कुरियर, पिकअप, डिलीवरी, ऑनलाइन शिपिंग सर्विस।
मतलब डिलीवरी इज नॉट अ, मतलब आज के डेट में कोई छोटा मोटा बात नहीं है। मतलब इसके ऊपर डिपेंड करके लाखों करोड़ों लोगों का बिजनेस डिपेंड करता है। यू कैन सी हियर, ये डिलीवरी जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है, ये स्टार्टअप है सर, बड़ा अच्छा वैल्यूएशन रखा है। लार्जेस्ट ट्रकिंग टर्मिनल एट बिलासपुर, आप देख सकते हो बिलासपुर में कितना बड़ा एक ट्रकिंग टर्मिनल्स बनाया है, ताकि गुड्स दुनिया में जिसको जिधर में गुड्स चाहिए, स्पेशली इन आवर कंट्री, वो हर जगह से गुड़िया। देखो कितना सुंदर इसका कार्टून को बनाया, देखो सर एनिमेशन देखो, इधर से लेना है और उधर देना है। देख पा रहे हो क्या आप लोग? हेलो, क्या आप जी लोग जी एनिमेशन? यस सर। हाँ, डेली में बड़ा मस्त बनाया सर, इधर से लेना है और इधर देना है, वाह बड़ा मस्त है। तो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देखो ये घर पे डिलीवरी कर रहा है, ठीक है, पार्टनर है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हो सर। तो ये टीम है। तो आजकल डिलीवरी ना एक बहुत बड़ा वर्ड है सर, मतलब इसके ऊपर डिपेंड करके बिजनेस वर्ल्ड चेंज हो रहा है। इसलिए मैं डिलीवरी ऑफ गुड्स में इतना सारा बात कह दिया आपको। फिर डिलीवरी तो कर देगा आपको गुड्स, लेकिन सर रिस्क का क्या होगा? जो गुड्स आप ऑर्डर किए थे उसका क्या होगा? पासिंग ऑफ रिस्क, ठीक है। चलो सर एक एक करके पत्ती का, एक एक करके इक्का, फिर किंग, फिर गुलाम, जो भी है सब एक एक करके ओपन करते हैं। चलो सर, ओके। बहुत सारा चीज़ें हैं, जितना सुनने में आसान लग रहा है कभी मुश्किल का भी सामना करना पड़ेगा। सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर। सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व सिंपल है, आपको अभी मैं दिखाया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर। अभी जो सेलर का है, ठीक है, कल वो बायर का हो जाएगा। हाँ, जो आज मेरा है कल वो तेरा हो जाएगा, जो कल तेरा है वो कल मेरा हो जाएगा। सेलर से बायर, बायर से सेलर, ये सिंपल बात है, लेकिन मेनली सेलर से बायर तक पहुंचेगा। इट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द टाइम एट विच द ओनरशिप पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर। It is essential to determine the time at which the ownership passes from seller to buyer. Now, point is that importance of the time of transfer. The general rule is that risk prima facie, रिस्क प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब सर प्राइमरी। आप लैंग्वेज से ना, लॉ का एक ही प्रॉब्लम है कि इसका लैंग्वेज में ये घुमा फिरा के बात करता है, बीच बीच में लातिन वर्ड घुसा देता है। सर ज़रूरत है क्या बीच बीच में लातिन वर्ड घुसाड़ने का? हाँ ज़रूरत एक्चुअली क्या है ना, लॉ को थोड़ा सा ना मतलब सिंप्लीफाइड करना चाहता है, मतलब चाहता नहीं है, कॉम्प्लेक्स करना चाहता है, ताकि कोई लॉ को लेके इधर उधर ना बोल पाए। प्राइमरी का एक दूसरा मतलब निकाल देगा, बट प्राइमरी प्राइमा फेसी जो लातिन वर्ड में जो है जिसका मतलब प्राइमरी है, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसे लिख दिया। तो जनरल रूल इज दैट रिस्क प्राइमा फेसी, ठीक है। आपको भी ऐसा ही लैंग्वेज यूज करना चाहिए ऑब्वियसली। मैं तो वही आप लोगों को बोलूंगा सर कि आप लोग जिनका इंग्लिश थोड़ा अच्छा है उनको दिक्कत नहीं होगा, बट जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक है वो लोग थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। जनरल रूल इज दैट रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जब पास किया जाएगा उसके साथ प्रॉपर्टी का रिस्क भी पास किया जाएगा। सर कैसे? वेट करना सर, बहुत सारा चीज बोलना है। इन केस वेयर गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज्ड, the burden of loss will be borne by the person who is the owner at the time when the goods are lost or damaged। मतलब आपको मैं अभी जो डिलीवरी से जो दिखा रहा था, डिलीवरी का जो ये कार्टून था मुझे बड़ा पसंद आया। चलो सर, सर बात समझना, बात को समझना। ये क्या कर रहा है सर? बायर से सेलर के पास गुड्स को डिलीवरी कर रहा है। अब पॉइंट इज दैट कि जब ये बायर से सेलर से लेके बायर तक पहुंचा रहा है, गुड्स का ओनरशिप किसके पास है? गुड्स का ओनरशिप किसके पास है? बहुत वाइटल वर्ड हो गया ना सर। इधर से ले रहा है और इधर दे रहा है, यस वो तो दिख ही रहा है ये एनिमेशन से। बट पॉइंट इज दैट कि सर गुड्स का ओनरशिप किसका है? अगर गुड्स का कुछ प्रॉब्लम हो गया, गुड्स में कुछ डैमेज हो गया, गुड्स में कुछ लॉस हो गया, तो क्लेम किसको जाएगा? मतलब लॉस किसको भुगतना पड़ेगा? आप लोग पॉइंट समझ पा रहे हैं सर? हेलो, यस यस सर। आप लोग पॉइंट समझ पा रहे हो ना सर? दैट इज द यस मेन सर। पॉइंट कि ओनरशिप किसके पास है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसीलिए ये चैप्टर इतना वाइटल है, इसीलिए इसमें बहुत सारा पॉइंट आएगा। नाउ थैंक यू सर। तो लॉस्ट और डैमेज्ड, where the goods are damaged by the act of the third party, it is the owner who can take action obviously। जो गुड्स का ओनर होगा वही तो एक्शन ले पाएगा। शूट फॉर प्राइस बाय द सेलर कैन बी फाइल्ड ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर। अगर कोई केस करना हो तो भी तो जो ओनर है वही कर पाएगा ना, कि भाई मेरा गुड्स को खराब कर दिया। अब जिसने किया बात कौन करेगा, क्लेम कौन करेगा? जो ओनर है वही करेगा। जिसके पास ओनरशिप नहीं है वो क्लेम नहीं कर सकता। अब सवाल है कि ये डिलीवरी के चक्कर में समझ में नहीं आता ना कब किसका ओनर कौन है और कौन नहीं है। ये जो ऑनलाइन से हम लोग
गुड्स डिलीवरी मांगवाते मतलब ऑर्डर करते हैं, मेरे हाथ में आने से मतलब आने के बाद गुड्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो क्या अमेजन वाले या फ्लिपकार्ट वाले उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो? उसमें भी बहुत डिस्प्यूट रहता है ना सर, कि कौन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा नहीं लेगा, या फिर अमेजन फ्लिपकार्ट से हम लोग जो ऑर्डर करते हैं वो किस तरह का सिस्टम के अंदर आता है? आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो? मतलब ये डिलीवरी वाले तो डिलीवरी करके चला जाएगा, बट पॉइंट इज दैट अगर गुड्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ, अमेजन से कुछ ऑर्डर किया था, एक सेकेंड, ये रोज इधर क्या प्रॉब्लम हो जाता है? फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया था, अब फ्लिपकार्ट वाले मेरे को गुड्स दे के जा रहे हैं घर पे, मेरे घर पे गुड्स पहुंचा के वो जा रहा है, बहुत बढ़िया है, गुड्स पहुंचा के जाने दो उसको, वो पहुंचाने का काम करेगा। डिलीवरी कार्ड लॉजिस्टिक के थ्रू से नॉर्मली फ्लिपकार्ट का गुड्स पहुंचते हैं सर, ठीक है, मास्क चाहिए, जो भी चाहिए हो, ठीक है। अब पॉइंट है कि अगर मास्क में कुछ प्रॉब्लम है, गुड्स कुछ डैमेज है या समथिंग लाइक दैट, तो पॉइंट इज दैट कि सर अगर डिलीवरी वाले डिलीवरी जब कर रहा है, अगर उस बीच में कुछ होगा तो उसमें आपका पेमेंट हो गया है, आपने पेमेंट कर दिया, बात को समझना, आप पे कर दिया, अब गुड्स डिलीवरी के लिए आ रहा है, आपके घर में पहुंचने से पहले रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गया गुड्स का, ठीक है, लॉस्ट या डैमेज्ड, या फिर आपके पास तो पहुंच गया बट गुड्स में कुछ प्रॉब्लम है, गुड्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज? ओनर कौन है? यही सब तो सवाल आ रहा है ना मन में, मेरा भी आ रहा है आपको समझाने के लिए, और मुझे लगता है आपके दिमाग में भी आ रहा है। हाँ सर, क्या होगा? क्या सबके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है क्या, या फिर मैं ही बोल रहा हूँ और मैं ही बोल मतलब मेरे ही दिमाग में आ रहा है और मैं ही बोल रहा हूँ? चलो सर, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी के भी दिमाग में आए, समझना तो पड़ेगा। ओके सर, चलो। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 26 पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। तो इसमें बड़ा वाइटल पॉइंट है सर, पासिंग और ट्रांसफर। मैं बीच बीच में आप लोगों से सवाल लूंगा, बट उससे पहले कुछ पॉइंट में बात एक बार हो जाए। Passing or transfer of property constitute the most important element and factor to decide legal rights and liabilities of seller and buyer. किसका कितना हक है, किसका कितना हक है सर? लीगल राइट है ना, हक का बात करते हैं हम लोग, हाँ हक का बात करते हैं। अब हक का बात करेंगे तो फिर हक का नूडल्स नहीं खाना है, हक का बात करना है तो सेलर का कितना हक है और बायर का कितना हक है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाइज पासिंग ऑफ ओनरशिप, passing of property implies passing of ownership. If the property has passed to the buyer, the risk in the goods sold is that of buyer and not of seller. जब बात को ध्यान से फिर से सुनिए सर, if the property has passed to the buyer, प्रॉपर्टी इतना दिन सेलर के पास था, अब बायर के, आपके दुकान में जो मोबाइल्स है, आपके दुकान में जो लैपटॉप है, आपके दुकान में जो व्हीट है, ग्रोसरीज है, वो इतना दिन आपका था, लेकिन कल कोई कस्टमर आया तो क्या आप बोलोगे नहीं मैं अपना सामान नहीं दूंगा? नहीं, आपको तो पास करना पड़ेगा ना प्रॉपर्टी। तो वो जैसे ही आप पास करने जाओगे, द रिस्क इन द गुड्स, उस गुड्स के साथ जो रिस्क है सोल्ड, द रिस्क इन द गुड्स सोल्ड इज दैट ऑफ बायर एंड नॉट ऑफ सेलर। गुड्स पासिंग के साथ साथ उसका रिस्क भी ट्रांसफर होता है, दो द गुड्स में स्टिल बी इन द सेलर्स पोजीशंस। हो सकता है कि गुड्स, हो सकता है दो द गुड्स में स्टिल बी इन द सेलर पोजीशंस, अभी भी गुड सेलर के पास ही पड़ा हुआ है, लेकिन गुड सेल हो गया, जिस चीज का बात कर रहे हैं वो अभी भी सेलर के पास पड़ा हुआ है, लेकिन गुड्स सेल हो गया, लेकिन उसका जो रिस्क है वो बायर के पास शिफ्ट हो गया। ऐसा भी हो सकता है। सर कैसे? वेट करो सर। सर बड़ा सा मशीन लिए, बड़ा सा प्लांट लिए, ठीक है, बड़ा सा गाड़ी लिए, ठीक है, गाड़ी मैंने खरीद लिया, पेमेंट भी मैंने कर दिया, बट गाड़ी अभी भी सेलर के पास पड़ा हुआ है। सर ऐसा एग्जाम्पल्स दो ना, एक मिनट रुको ना सर, आते हैं, इतना हड़बड़ करके कहाँ पहुंचेंगे, ना घर का रहेंगे ना घाट का, थोड़ा धीरे धीरे ही चलते हैं ना, इतना भी धीरे नहीं कि पहुंच नहीं पाए। द रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर और टू द बायर डिपेंड ऑन द टू बेसिक फैक्टर्स। फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है सर? गुड्स को आइडेंटिफाई करना है। सर कैसे? सर सेक्शन 18 प्रोवाइड्स दैट where there is a contract of safe for unascertain goods, the property in goods cannot pass to the buyer unless and until the goods are ascertained. आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या बता रहा है सर? सेक्शन 18 प्रोवाइड्स दैट वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेफ फॉर अनएसर्टेन, मतलब जिसको पहचानना, अनएसर्टेन मतलब
कुछ मतलब पहचान नहीं पा रहे सर, ठीक है। अनएसर्टेन गुड्स, द प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन नॉट पास टू द बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर एसर्टेन, जब तक वो एसर्टेन नहीं हो जाए। अनएसर्टेन, एसर्टेन का मतलब, एसर्टेन मतलब यस वी नो क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं, और अनएसर्टेन मतलब पता नहीं है कि मतलब इनमें से एक्चुअली क्या बात चल रहा है। जैसे कि तेल का बात किया, बट कौन सा तेल अगर पता नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा। सपोज मैंने मानो कि आप लोगों को तेल चाहिए, आप लोग तेल का बिजनेस करते हो, ठीक है। सपोज मानो विश्वजीत, विश्वजीत मेरा आवाज आ रहा है तेरे पास? विश्वजीत, यस सर। तो मुजफ्फरपुर में तेल का बिजनेस करेगा? यस सर। हाँ सर, चल कौन सा तेल का बिजनेस करेगा? कोई भी। कोई भी तेल। अब कोई भी बोलने से मुश्किल हो जाएगा सर, तब तो ये अनएसर्टेंट हो जाएगा ना, तब तो ये अनएसर्टेंट हो जाएगा। अब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा ना सर। अब तेल का मतलब नॉर्मली लोग, मैं आपको बताता हूँ, हमारे बंगाल में तेल बोलने से अगर माँ को बोलो तो वो क्या तेल समझेगा बोलो तो? सरसों तेल। सरसों तेल या खाना बनाने वाला तेल या सनफ्लावर। पापा को बोलो तो वो क्या तेल समझेगा बोलो तो? पेट्रोल। पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल। वो अपना गाड़ी के बारे में सोचेगा, अपना 4 चक्का या बाइक या ट्रक जिसका भी जो जैसा हो, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ना। तो तेल का अलग अलग मतलब अलग अलग लोग निकाल लेगा। मतलब माँ बहन, मतलब जो लोग घर का रसोई संभालता है वो लोग तेल का मतलब खाने वाला तेल समझेगा। जो गाड़ी का बात करेगा वो तो तेल का मतलब बाइक का तेल समझेगा। अब तेल क्या है वो तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना सर। तो इसीलिए अनसर्टेन और एसर्टेन में फर्क होना चाहिए, ठीक है सर। तो इसीलिए सबसे पहले जब भी गुड्स डिलीवरी का बात हो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का बात हो, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो सेक्शन 18 इसी के बारे में बोलते हैं। द बायर कैन गेट द ओनरशिप राइट ऑन द गुड्स ओनली व्हेन द गुड्स आर स्पेसिफिक एंड एसर्टेन। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। बायर कैन गेट द ओनरशिप राइट, एक बायर उस गुड्स पे अपना ओनरशिप राइट तभी जता सकता है जब वो ओनली व्हेन द गुड्स आर स्पेसिफिक एंड एसर्टेन, जब वो गुड स्पेसिफिक हो, एसर्टेड हो। जैसे विश्वजीत को मैं बोल रहा कि विश्वजीत तेल लेगा, विश्वजीत बोल रहे हैं हाँ तेल लेंगे। अरे भाई क्या मतलब, विश्वजीत एक ही साथ में पेट्रोल डीजल भी बेच रहा है, सरसों तेल भी बेच रहा है, पाम तेल भी बेच रहा है, सनफ्लावर भी बेच रहा है। हाँ विश्वजीत, थोड़ी ना ऐसा होगा। जो एडिबल ऑयल का बिजनेस कर रहा है, आप एक ही साथ में क्या सरसों तेल का भी पेट्रोल पंप लगा दोगे, मतलब सरसों तेल का पंप, ऐसा भी कर लोगे क्या? नहीं ना। नो। तो वही आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो द बायर कैन गेट द ओनरशिप, द बायर कैन गेट द ओनरशिप राइट ऑन द गुड्स ओनली व्हेन द गुड्स आर स्पेसिफिक एंड एसर्टेन। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। आई होप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। पार्टीज मतलब ऑब्वियसली जिनके बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है, बायर एंड सेलर। तो सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 बताते हैं सर, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडेड इज टू बी ट्रांसफर्ड। मतलब जिनके बीच में चल रहा है ट्रांजैक्शंस, उनका इंटेंशन है वो बाई सेल करने का। सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 फर्दर प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 further provides that for the purpose of ascertaining the intention of the parties regard shall be to the terms of the contract। मतलब जिस, देखो सर, जैसे विश्वजीत तेरे साथ मेरा अभी बिजनेस डील चल रहा है तेल बेचने का। मैं विश्वजीत को बोल रहा हूँ, विश्वजीत ऐसे विश्वजीत तेरे मुजफ्फरपुर में कौन सा खेती अच्छा होता है, ठीक से बताना। चावल, गन्ना, क्या अच्छा होता है? गेहूं। गेहूं अच्छा होता है। अच्छा, सच बता रहा है तू? मैं जाके चेक करूंगा। यस सर, होता है अच्छा। अच्छा अच्छा, एक चीज आप सबको बता दूं मैं विश्वजीत को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विश्वजीत के फैमिली में एक ऐसे इंसान है सर, राजकुमारी देवी, किसान चाची। सीरियसली सबके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप लोग, इंस्पिरेशनल बात है। मैं पहले भी किसी क्लास में बताया, फिर से बता रहा हूँ एक बार। किसान चाची विश्वजीत का खुद का चाची है सर। और ये किसान चाची आप लोग देख पा रहे हो क्या सबको ही? हाँ सर, ये विकिपीडिया में मैंने किसान चाची को ओपन किया, सी इज द पर्सन, ठीक है। इनको ये पद्मश्री है सर, मतलब आप लोग जानते हो इंडिया 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हाँ सर, जानते हो ना सर, पद्मश्री, पद्मश्री या यस पद्मश्री। यस हाँ यस सर, ये विश्वजीत की चाची है, ठीक है, पद्मश्री। किसान किसान श्री अवार्ड मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, पद्मश्री अवार्ड 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का। एडुकेशन 10th पास ही है, ठीक है। बट सर कमाल का काम किए हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर है,
ठीक है, इज इंडियन फार्मर. शी वाज अवॉर्डेड विथ इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री. किशन चाची वाज born in a poor Bihari family and due to family poverty she was got married in young age and after her marriage she formed self help group SHG. With the help of biological farming she gave her job for many poor families. Bihar CM Nitish Kumar recognized her and awarded with Kishan Shri and after that किशान चाची इज अनंतपुर विलेज जो एक्चुअली विश्वजीत का भी विलेज है. सराया ब्लॉक. सही बोल रहा है ना विश्वजीत? यही है ना? Yes, sir. Muzaffarpur district in the states of Bihar. She completed her matriculation after her marriage and this time she is a किशन चाची ब्रांड. एक ब्रांड है, मतलब बेसिकली जो गांव का जो भी खेती होता है वहाँ से चीज़ें लोगों के साथ, मतलब जिनको पैसा का ज़रूरत होता है फंडिंग करते हैं. ठीक है, मतलब जो मतलब बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उसको पैकेजिंग करना, उसको बिल्डअप करना, जैसे अचार इंडस्ट्री हो सकता है. हाँ, यही सब होता है ना विश्वजीत? क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा? लोगों से यही होता है. ओके. तो इस तरह का चीज़ों को ब्रांडिंग करना, फिर गांव का जो भी फसल वगैरह है उसको पैकेजिंग करना, फिर उसको शहर में भेजना, और उसके लिए गांव का जो महिलाएं हैं उनके साथ एक ग्रुप बना के उनको मतलब सोशली एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डअप करना, एवरीथिंग. डिग्री में कुछ नहीं है सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सब कुछ है. তাই তো রে শুভ? শুভ আছিস নাকি? একদম দাদা, হুম? রিয়েল নলেজ দরকার. তো এরা হচ্ছে রিয়েল রিয়েল লাইফ হিরো, তাই তো? হ্যাঁ, এদের কাছে ডিগ্রিটা বড় কথা না, এরা একদম মানে নিজেরাই নিজেকে তৈরি করেছে আর কি, এরাই রুলস বানিয়েছে. ठीक है, रियल लाइफ हीरो, एग्जैक्टली रियल लाइफ हीरो. ठीक है, रियल लाइफ हीरो हम लोग ढूंढते हैं. हम लोग तो लगता है बॉलीवुड वाले रियल लाइफ हीरो है. अरे क्या बॉलीवुड वाले, अगर इंस्पिरेशन लेना है इनसे लो. हाँ, सारा दिन क्या वो बॉलीवुड बॉलीवुड का चक्कर में हम लोग पड़े रहते हैं. ठीक है, वहाँ पर भी कुछ लोग अच्छे काम करते हैं, देखो एंटरटेनमेंट के लिए. बट अगर जिंदगी का सीख चाहिए सीरियसली, मैं विश्वजीत को बोला कि एक बार जाना है मुजफ्फरपुर, तो मिलाएगा ना विश्वजीत चाची से? Yes, sir. ठीक है, ये अच्छा बात है कि विश्वजीत का एकदम अपना चाची है, मिलने का मौका शायद मिल जाए. ठीक है सर, कुछ तो सीख के आने को मिलेगा. स्नेहाशीष बोले सीरी जावी ताई तो स्नेहाशीष? यस सर. यस सर. तो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड. लेके जाना दादा. हाँ अच्छा, विषय सुबह भी जाएगा. अच्छा ठीक है, सुबह तेरा भी टिकट काटेंगे, डोंट वरी. अच्छा, देख विश्वजीत, तेरे घर में इतना लोग जाएगा, दिक्कत तो नहीं है ना? सर क्या No, sir. दिक्कत? नो सर, ठीक है सर. अरे मजाक कर रहे, चल ठीक है, जाएंगे. ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिले तो क्यों नहीं जाएं. ओके, तो चलो सर, ये कुछ थोड़ा सा मतलब मुझे बोलते बोलते याद आ गया कि अरे विश्वजीत क्लास में है तो फिर क्यों ना विश्वजीत से एग्जाम्पल बनाए. लेकिन तेल का एग्जाम्पल जब बना रहा था मुझे याद नहीं था, फिर बाद में याद आ गया. किसान चाची के बारे में एक बार मुझे फिर से बोलना चाहिए. ओके, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स. एक्चुअली देखो, इन्हीं लोगों के बारे में जानना जरूरी है कि जो सोशल रिफॉर्म कर रहा है, जो देश के लिए कुछ कर रहा है. ये फालतू में उल्टा सीधा लोगों को जान के क्या फायदा, सीरियसली. सेक्शन 18 समझ में आ गया. इंटेंशन ऑफ पार्टीज, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम एज दे. तो जो भी हो, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स है मेरे साथ विश्वजीत का जो बन रहा था, जैसे विश्वजीत बोल रहा है कि वहां पर गेहूं अच्छा होता है. विश्वजीत, बंगाल में ना आलू बहुत अच्छा होता है, पोटैटोज. ठीक है, बंगाल का पोटैटोज बहुत हाई क्वालिटीज होता है सर, हाई क्वालिटी. चंद्रमुखी, ज्योति, दे आर वेरी, मतलब और भी ब्रांड है, बट टू ब्रांड, दो तरह का मतलब नाम है, जात है आलू का. एक चंद्रमुखी, एक ज्योति, बड़ा फेमस माना जाता है. और भी है, बिहार का भी आलू बहुत अच्छा चलता है, आई नो, बट बंगाल का आलू बहुत अच्छा है. तो मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स कंडीशंस बना रहा हूँ कि तुम मुझे गेहूं दो, मैं तुम्हें आलू दूंगा. ठीक है, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के साथ हो रहा है, टू द कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज, to the circumstances of the case. ठीक है, as per the situations. The primary rules determining the passing of property from seller to buyer are as follows. तो passing of property में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रुको. जैसे कि क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक और ascertain goods होना चाहिए. पासिंग ऑफ अनअसर्टेन गुड्स भी प्रॉपर्टी पास हो सकता है, बट टाइटल ऑफ ओनरशिप बायर के पास जाना मुश्किल है. गुड सेंट ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस. वेट सर, मैं डिस्कस करूंगा इसके ऊपर. अकाउंटेंसी होता है, कौन किया है सर इसके ऊपर अकाउंट्स का चैप्टर? गुड सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर अकाउंट्स में चैप्टर होता है. क्या मैं सही बोला? Yes, sir. ठीक है, हाँ सर, थैंक यू सर. तो ये अकाउंट्स में चैप्टर है, बट उससे पहले ये एक लीगल कॉन्सेप्ट भी है. ठीक है, जो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पर भी.
हाँ, और इसका रियल लाइफ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे आप लोग, जो लोग जानते हो बहुत बढ़िया, जो नहीं जानते आज सीख जाओगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल। तो ये जो पॉइंट्स है सर, स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स, पासिंग ऑफ अनएसर्टेन गुड्स, गुड्स सेल्ड ऑन अप्रूवल और ऑन सेल ऑफ रिटर्न, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल। तो चलिए सर थोड़ा बात करते हैं। ओके, प्रॉपर्टी ascertain goods passes with intended to pass, section 19, specific or ascertain goods, where there is a contract for the sale of specific or ascertain goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intended it to be transferred, subsection 1 बताता है 19 का। For the purpose of ascertaining the intention of the parties, regard shall be had to the terms of the contract, the conduct of the parties and the circumstances of the case, subsection 2 बताते हैं। Unless the different intention appears, the rules contained in section 20 से लेके 24 are rules for ascertaining the intention of the parties as to the time at which property in the goods is to pass to the buyer, subsection 3। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, अब बस सेक्शन सबसेक्शन करते गए। सर वेट करो, मैं वही तो आपको अभी इजी करूंगा, एक एग्जाम्पल करने से आप उसके बाद पढ़ोगे ना, आपको इजी लग जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको बोला, स्टेजेस ऑफ गुड्स वाइल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, स्टेजेस ऑफ गुड्स वाइल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, 3 स्टेज में प्रॉपर्टी पास हो सकता है। एक स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, वेट सर वही मैं एक्चुअली ये तीनों जो पॉइंट है उसको मैं अलग अलग से आपको बता रहा हूँ। स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, specific goods to be put into deliverable state, and specific goods in a deliverable state and when seller has to ascertain price। सर थोड़ा डिटेल्स में समझाओ, एक सेकेंड सर। सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स भी स्पेसिफिक है और गुड्स रेडी है डिलीवरी करने के लिए। सर कैसे? सेक्शन 20 बता रहा है सर स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट के बारे में, वही सेक्शन 19 के रिगार्डिंग ही बात चल रहा है। एग्जाम्पल देखो, बोलते कि एक्स गोज इनटू ए शॉप एंड बाइज ए टेलीविजन एंड आस्क द शॉपकीपर फॉर इट्स होम डिलीवरी। आप एक दुकान में जाते हो, एक टीवी खरीदते हो और शॉपकीपर को बोलते हो कि भाई मेरे घर में डिलीवरी कर दो। The shopkeeper agrees to do it. The television immediately becomes the property of X। हाँ सर, आप जैसी दुकान में गए, दुकानदार को बोले कि ये मतलब टीवी होम डिलीवरी कर दो, सर वो ऐसे ही होम डिलीवरी करेगा या फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा? हाँ सर, मतलब कोई मामारवाड़ी राबदत तो ना है ना, तब आप लोग समझ रहे हो ना, मामारवाड़ी राबदत मतलब कोई नानी हाल का तो बात नहीं ना कि भाई जाओ टीवी पसंद करके आया घर पे पहुंचा देंगे, पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। यस और नो? यस सर। एकदम सर सिंपल। तो आपने पेमेंट किया और पेमेंट करने के बाद आप घर आ गए और क्या बोले उनको कि भाई मेरे घर पे पहुंचा दो। तो जैसे ही आप घर पे पहुंचाने का बाद बोले टीवी तो रेडी था, टेलीविजन रेडी था, तो प्रॉपर्टी आपका हो गया। तो इसमें क्या बड़ी बात था, एकदम सिंपल बात है ना। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, एकदम सर सेक्शन 20 आपको स्पेसिफिक गुड्स एंड डिलीवरेबल स्टेट के बारे में समझा दिया, एकदम सिंपल है। लेकिन सेक्शन 21 थोड़ा अलग बात करता है, थोड़ा अलग। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट, पॉइंट टू बी नोटेड, टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। अब सेक्शन 21 का ये टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब है? पीटर बाइज अ लैपटॉप फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एंड आस्क्ड फॉर ए होम डिलीवरी। बहुत बढ़िया है, टीवी खरीद सकते हैं तो आजकल तो लैपटॉप के बिना काम नहीं बनता, लैपटॉप भी खरीदेंगे। द शॉपकीपर एग्रीज टू इट, बहुत बढ़िया। हाउएवर द लैपटॉप डज नॉट हैव अ विंडोज। सर बिना विंडोज का लैपटॉप खरीदोगे क्या? बिना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का लैपटॉप खरीदोगे? नो सर। हाँ, कम से कम डॉस चाहिए या तो विंडोज 10 ले लो, हाँ कुछ तो चाहिए सर, या तो वो क्या बोलते हैं सर, और एक है बड़ा पॉपुलर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, वो तो मैक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ तो चाहिए। तो ठीक है सर, विंडोज से ही बात कर लेते हैं। विंडोज 10 सबसे पॉपुलर चल रहा है अभी। ओके, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना बाकी है। लैपटॉप डज नॉट हैव अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। The shopkeeper promises to install it and call Peter before making the delivery. In this case, the property transferred to the Peter only after the shopkeeper has installed the OS. जब तक OS इंस्टॉल नहीं होगा वो प्रॉपर्टी डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं आएगा। मेकिंग द लैपटॉप रेडी फॉर डिलीवरी करने के लिए OS डालना जरूरी है एंड इंटीमेटेड द बायर अबाउट इट। हो सकता है आपने पेमेंट कर दिया, बात समझना, आपने लैपटॉप का पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद ही वो बोला ठीक है मैं आपके यहाँ पर विंडोज डाल के फिर आपके घर पे होम डिलीवरी कर दूंगा, ठीक है।
लेकिन बात क्या है, ये जो गुड था ये गुड स्पेसिफिक गुड था, लेकिन टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट था, ये पहले से ही रेडी नहीं था। आपको सेक्शन 20 और सेक्शन 21 का फर्क समझ में आया सर? स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट एंड स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, दोनों का फर्क समझ में आया? हाँ सर, Yes, sir. थैंक यू सर। तो यही सब छोटा छोटा मैटर ही ना लॉ को बड़ा ही जबरदस्त बना देता है। ओके, नाउ specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything thereto in order to ascertain price, section 22। अब section 19 20 20 21 22, अब 22 क्या बताता है, बड़ा और इंटरेस्टिंग है। specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything thereto in order to ascertain price, मतलब A sold carpets to the company which were required to be laid। सर कारपेट खरीदोगे तो कारपेट मतलब सर कोई वो घर में जस्ट ऐसे ही नहीं डालने वाला कारपेट नहीं है, मतलब जिस कारपेट को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, पेस्टिंग वगैरह करना पड़ता है ना सर? हाँ सर, कारपेट को घर में पेस्टिंग वगैरह करना पड़ेगा ना, जो रियल कारपेट होगा, मतलब ऐसे नहीं कि बस नॉर्मल डाल दो। मैं बस कह रहा हूँ कि जो फिक्स रहेगा, ऐसा वाला नहीं, फिक्स रहेगा कारपेट, उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ही मशक्कत करना पड़ेगा सर। जो कारपेट एकदम पूरा फ्लोर को एकदम पूरा फ्लोर के साथ वो कारपेट रहता है, तो ऐसा कारपेट को क्या करना पड़ता है, आएगा पेस्टिंग करेगा फिर जाके कंप्लीट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो बेसिकली मैं उसी तरह का कारपेट का बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर बाइक कारपेट, यहाँ पर पीपर फ्राई में देखो देयर आर वेराइटीज ऑफ कारपेट्स है यहाँ पर, ये इस तरह का, ठीक है, जो थोड़ा पेस्टिंग वगैरह किया हुआ है, पूरा घर के साथ एकदम बना हुआ है, ऐसे इस तरह का देखने में हो सकता है। अरे बढ़िया है, ये पूरा कैनवस जैसा है, एकदम मस्त लग रहा है। अच्छा ठीक है, किसी अरे सर एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रहा है, थोड़ी ना मेरा कोई इन लोगों के साथ कोई कनेक्शन है, ये तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये अलग बात कि इन लोगों का वेबसाइट सामने आ रहा है और मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ओके ये भी इन लोगों का भी फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो जा रहा है। अच्छा, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेटस है। ए सोल्ड कारपेट्स टू द कंपनी व्हिच वर रिक्वायर्ड टू बी लेड। द कारपेट वाज डिलीवर्ड टू द कंपनीज प्रीमाइसेस बट वाज स्टोलन बिफोर इट कुड बी लेड। The carpet was delivered to the company's premises but was stolen before it could be laid। डिलीवर हो गया था बट वो लेड करने से पहले चोरी हो गया। It was held that the carpet was not in deliverable state as it was not laid। उसमें जो भी काम था मतलब लेड डाउन नहीं हुआ था, which was part of the contract and hence the property had not passed to the buyer company। Property had not passed to the buyer company because जैसे सिंपल बात है कि आपके घर में ये नॉट ओनली सिर्फ मैं कारपेट में ही बात क्यों करूं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक इंटरेस्टिंग याद आ गया सर। आप लोग अगर बेड लेना चाहते हो, बेड इन द सेंस मैं बेड का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, बेड इन द सेंस क्या बोलते हैं सर, फर्नीचर। सपोज मानो कि आपको फर्नीचर लेना है, आप फ्लिपकार्ट में ये फर्नीचर ऑर्डर किए, क्या दाम बता रहा है सर, टीक वुड, इंजीनियर्ड वुड, क्विक बॉक्स बेड। अब अगर आप कभी इनको ऑर्डर करोगे ना तो ये आपके घर में आएगा, 15,000 का दाम लेगा, उसके बाद आपके घर में आएगा और ये बेड फिक्स करेगा। सपोज मानो कि वो लोग आया और आपके घर में इसको ये सब मतलब ये पैकिंग करके आता है, ऐसा थोड़ी ना बेड लाएगा, तो फिर आपके घर में कैसे ला पाएगा। ये सब वो लोग इजीली ओपन कर सकता है, ठीक है, मतलब सब कुछ अलग अलग पार्ट्स में रहता है और उसका अलग अलग पैकेजिंग रहता है और वो पैकेजिंग आके आपके घर में पड़ा है, ठीक है, और इसके बीच में आपके घर में इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो या तो चोरी हो गया, कुछ भी डैमेज हो गया, समथिंग लाइक दैट, तो क्या आपको जो बेड लेना था वो क्या डिलीवर हो गया? बेड डिलीवरी के साथ इनका मतलब ये मतलब इंस्टॉलेशन इनका डिलीवरी का पार्ट था, ठीक है। वो कहाँ लिखा रहता है सर, टर्म्स एंड कंडीशंस पे देख लेना, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है, ठीक है, वो आपके घर में डिलीवरी करने के टाइम पे वो इंस्टॉल करके आएगा, ये भी बोल के रखता है, ठीक है। तो अगर आप वो सब कुछ देख के डिलीवरी करते हो, ये देखो क्या लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर कंडीशंस है, शेड्यूल डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन एट योर कन्वीनियंस, देखा आपने? हाँ सर, शेड्यूल डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन एट योर कन्वीनियंस, मतलब ये इंस्टॉल करना भी इनका सेल का एक पार्ट है,
लेकिन उसके पहले ही अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या माना जाएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर बायर के पास हुआ नहीं, द प्रॉपर्टी हैड नॉट पास टू द बायर कंपनी। बात समझ में आया सर? सेक्शन 22 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything thereto in order to a certain price। बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, सबको समझ आ रहा है या कुछ डाउट है तो पूछो सर। Yes, sir. हेलो, हाँ बोलो सर, कोई कुछ कह रहा था? ओके, अच्छा सर ठीक है, चलो। आयन, स्नेहाशीष, क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, ठीक है। गुड्स मस्ट बी ascertained, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन क्या है सर? गुड्स मस्ट बी ascertained where there is a contract for the sale of unascertained goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained। where there is a contract for the sale of unascertained goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained। ये तो सेक्शन 18, इसके बारे में तो पहले ही बात हुआ था। Now, what is this? Goods of the description is in a deliverable state and delivery the carrier of the transmissions। ध्यान से सुनिएगा सर। सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शंस, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, ठीक है। ओके, रोशनी, इंकी सर, आप लोगों को समझ आ रहा है ना? शुभो, बोलना एक बार। হ্যাঁ দাদা, Yes, sir. এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছেন, हाँ बोल। এক্সাম্পল তো দিয়ে দিচ্ছেন, তাই জন্য অসুবিধা হচ্ছে না। ओके ओके। सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, लॉ में अगर एग्जाम्पल नहीं करेंगे ना तो फिर लॉ तो एकदम आसमान से टपका और खजूर पे लटका, ऐसा ही हो जाएगा सर, ठीक है। आसमान से लपका और खजूर पे लटका, लेकिन बिना एग्जाम्पल का मुश्किल हो जाता है, सीरियसली मुश्किल हो जाता है। सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स by description and goods of that description and in a deliverable state and are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller, the property in the goods thereupon passes to the buyer। such assent may be express or implied and may be given either before or after the appropriation is made। now अब इसको थोड़ा सा मैं और सिंपली आपको आगे आगे एग्जांपल से समझाता हूँ। मतलब जो भी अनअसर्टेन गुड्स का डिस्क्रिप्शन तो होगा ना सर, उसी डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या है? डिलीवरी टू द कैरियर, अगर कैरियर के थ्रू से, मतलब कोई कुरियर कंपनी, डिलीवरी टू द कैरियर मींस सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्या बता रहा है सर कि वेयर इन परस्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर और टू ए कैरियर और अदर बेली। बेली मतलब जिनके थ्रू से गुड्स आपके पास आएगा तो फिर वो आपका गुड्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है आप तक गुड्स को पहुंचाने के लिए, जैसे कि डिलीवरी, ई कार्ड, लॉजिस्टिक्स, इनके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। वेदर नेम्ड बाय द बायर और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, ही इज डीम्ड टू हैव द अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड द गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। सर थोड़ा सा डिटेल्स बताओ ना सर। देखो, ए बिल ऑफ लैडिंग ऑफ रेलवे पार्सल, बिल ऑफ लैडिंग ऑफ रेलवे पार्सल, सर आप लोग बिल ऑफ लैडिंग जानते हो? सपोज मानो कि आपने कोई गुड्स कहीं से ऑर्डर दिया, ठीक है। वो गुड्स जैसे आपने ऑर्डर दिया तो बिल ऑफ लैडिंग आपके मेल में आ जाता है, ठीक है। मतलब जो सेलर है वो बिल ऑफ लैडिंग बायर को भेज देता है। तो बिल ऑफ लैडिंग ऑफ रेलवे पार्सल, रेल के थ्रू से, या तो रेल या तो एयरवेज के थ्रू से बिल ऑफ लैडिंग का बहुत यूज होता है। और बिल ऑफ लैडिंग बेसिकली गुड्स रिसीव करने का चालान है, जिसके पास लैडिंग रहेगा वो जाके रेलवेज में, आप लोग जानते हो रेलवे पार्सल वैन देखा आप लोगों ने? हाँ, रास्ते में जरूर देखे होंगे आप लोग कभी ना कभी। रेलवे पार्सल वैन, इंडियन रेलवे का पार्सल वैन ऐसे देखने में होता है। इंडियन रेलवे, एक सेकेंड मैं दिखा दूं बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कुछ नहीं। पार्सल वैन, कैसे देखने में होगा? इस तरह का देखने में होता है। ये देखो सर, हाई कैपेसिटी मोटर कम पार्सल वैन, ठीक है। इसके थ्रू से बहुत सारे प्रोडक्ट पहुंचते हैं सर, इधर से उधर इंडिया में, जो भी इधर उधर जो भी प्रोडक्ट जाते हैं ना सर, ये पार्सल वैन के थ्रू से जाते हैं।
ठीक है। ये रेल में होता है इस तरह का, जो अगर लंबा दिखे तो आप इस तरह का देखने में होता है पर्सल वैन। ये एयरवेज के थ्रू से भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके थ्रू से जो भी गुड्स कभी मुंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई, इधर उधर जा रहा है, जिनके पास लैडिंग होगा वो लैडिंग लेके पहुंचेगा ना, तो उसको ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट इज दैट सर, बिल ऑफ लैडिंग ऑफ रेलवे पर्सल इज मेड आउट इन द नेम ऑफ द बायर एंड इज सेंट टू हिम। मेल में आ जाता है पहले ही, आज के डेट में पहले पोस्ट करता था लैडिंग। द ओनरशिप इन द गुड्स पासिस फ्रॉम द सेलर टू द बायर। जैसे ही बिल ऑफ लैडिंग बायर के पास चला गया ना सर, ऑटोमेटिकली ओनरशिप भी चला गया, तभी तो आप रिसीव करने जा सकते हो। आप बात समझे कि नहीं समझे? गुड्स आपका रेलवेज में है, गुड्स अभी रेलवे में आ रहा है हाई कैपेसिटी मोटर पार्सल वैन में, बट सर आप जो गुड्स का ओनरशिप के कारण आप उस गुड्स को रिसीव करने जाते हो, क्यों जाते हो गुड्स को रिसीव करने? बिकॉज आपका ओनरशिप आ गया है, आपका पेमेंट किया हुआ है और सेलर ने आपको बिल ऑफ लैडिंग दे दिया पहले से ही। तो क्योंकि आपको बिल ऑफ लैडिंग मिल गया तो आप अभी जाके आराम से वहां से गुड्स को ले सकते हो, रिसीव कर सकते हो। इन फर्स्ट मुंबई सेंट्रल लॉ दिल्ली स्पेशल राजधानी रांस, उसका पार्सल वैन देखो, राजधानी के अंदर भी पार्सल वैन, ठीक है, क्योंकि फास्ट फास्ट जाते हैं तो जल्दी जल्दी पार्सल में मिल जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो पॉइंट क्या है सर, इन केस द गुड्स आर सब्जेक्टेड टू द एक्सीडेंटल लॉस और बाय थेफ्ट द सेलर विल नॉट बी लायबल। क्योंकि लैडिंग दे दिया ना, अभी बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर का नहीं। दिल्ली से सामान आ रहा था कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता पार्सल वैन में आ रहा था, बिल ऑफ लैडिंग ट्रांसफर हो गया है, तो बिल ऑफ लैडिंग ट्रांसफर हो गया, सेलर ने दे दिया, ठीक है। अब वो गुड्स अगर ट्रेन में है, कुछ ट्रेन में हो जाता है लॉस बाय थेफ्ट, फायर, समथिंग एक्सीडेंटल कुछ भी होता है, दिस इज नॉट नाउ द सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज नाउ बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिलीवरी टू द कैरियर। बात समझ में आया सर? हेलो, आप लोगों को बात समझ में आया सर? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आप किसी को कुछ गुड्स ऑर्डर देते हो, आप उनको पेमेंट कर देते हो, पेमेंट करने के बाद आप उनको बोलते हो कि भाई मेरे को ट्रेन में बैठा दो, मेरे प्रोडक्ट को कैरियर के थ्रू से भेज दो। बिल ऑफ लैडिंग लेके आप ट्रेन रेल स्टेशन में जाके खड़े हो, हावड़ा स्टेशन में, आप कोलकाता से हो तो इसलिए हावड़ा स्टेशन में खड़े हो या सियालदा में खड़े हो, ठीक है। लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि गुड्स आएगा आएगा, लेकिन बीच में कुछ एक्सीडेंट का खबर मिला, या तो गुड्स आने में डिले हो रहा है या तो फिर गुड्स को कुछ हो गया है, लेकिन बिल ऑफ लैडिंग आपके हाथ में है ना, तभी तो आप उसका ओनरशिप का क्लेम करने के लिए वहां पर पहुंचे हो ना। लेकिन क्यों इसमें सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहेगा सर, यही बात यहाँ पर कर रहा है। और एक एग्जांपल भी देता हूं सर, थोड़ा अलग है। एम प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर बुक विद ए बुक सेलर इन मुंबई। आपने कोई बुक्स ऑर्डर प्लेस किया मुंबई में, ही आस्क हिम टू सेंड द बुक बाय कुरियर। एम प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर बुक विद ए बुक सेलर इन मुंबई, ही आस्क हिम, वो क्या बोला, सेंड द बुक बाय कुरियर, पेमेंट ऑफ बुक वाज टू बी मेड बाय चेक, द सेलर सेंड द बुक बाय कुरियर, द बुक इज लॉस्ट इन द वे, द सेलर वांट्स द बायर टू बियर द लॉस। अब सेलर चाहते हैं कि इसका जो लॉस हुआ है, क्योंकि बुक्स जो लॉस्ट हो गया इन द रास्ते में, उसका लॉस किसको भुगतना पड़ेगा? बायर को भुगतना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, इट इज एन अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, इट इज एन unconditional appropriation of goods because of which buyer M has become the owner of the goods, therefore he will bear the risk of loss of the book in the way। ये जो सेल ऑफ अनएसर्टेन्ड गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन था ना, where there is a contract for the sale of unascertained or future goods by description and goods of that description in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller। मतलब या तो सेलर के कहने पे बायर ले रहा है या तो बायर के कहने पे सेलर दे रहा है, ठीक है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स thereupon passes to the buyer, such assent may be express or implied and may be given either before or after the appropriation is made। वही वाला बात ये पॉइंट बताता है सर। तो इस केस में बायर बोला था सेलर को कि मुझे कुरियर करके भेजो, ठीक है, लेकिन गुड्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया, अब सेलर कहता है कि भाई इसका लॉस तो आपको लेना पड़ेगा। सिंपल बात है, समझ में आ रहा है सर? लेकिन सर इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसा नहीं, वो डिपेंड करता है कि अगर सेलर बोलता लेकिन बायर अपना बोलता, तो फिर इन दैट केस वो भी डैमेज क्लेम कर सकता था कि भाई मैं तो तुम्हें बोला था कुरियर मत करना, कुरियर मत करना, मैं जाके लेके आऊंगा, तुम अपने दुकान में रखना। आप बात समझ रहे हो ना सर? या तो सेलर के कहने पे बायर या तो बायर के कहने पे सेलर। तो ये था बेसिकली सेक्शन 23(1) एंड 23(2). आई होप कि सर क्लियर है। कोई सवाल है तो कर सकते हो, नहीं तो मैं मूव कर रहा हूं। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 23 सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन। Appropriation of goods involves selection of goods within the intention of using them in a performance of the contract and with the mutual consent of the seller and the buyer। वही बात मैं कर रहा था
क्या क्या एसेंशियल है? देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स, द गुड शुड कंफर्म the description and quality stated in the contract, the good must be in a deliverable state, the good must be unconditionally as distinguished from an intention to appropriated to the contract either by delivery to the buyer or his agent or carrier. The appropriation must be made the seller with the assent of the buyer or the buyer with the assent of the seller. Assent का मतलब क्या है सर? Assent मतलब ओपिनियन, या तो बायर के कहने पे सेलर कर रहा है या तो सेलर के कहने पे बायर कर रहा है, सिंपल। एसेंट एक्सप्रेस और इंप्लाइड भी हो सकता है, एसेंट में भी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन, ठीक है, मतलब बाद में भी दे सकता है अपना ओपिनियन, पहले भी दे सकता है। ओके सर, ये सिंपल था सेक्शन 23, इतना भी कुछ नहीं था। सेक्शन 24 इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के साथ में स्टार्टिंग में ही बात कर रहा था। गुड सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, सेक्शन 24। सर इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार कहना चाहूंगा, सर ये जो फ्लिपकार्ट अमेजन का बात मैं स्टार्टिंग से कर रहा, सर आपको क्या लगता है कि ये सेल ऑफ रिटर्न बेसिस में काम करता है कि मतलब सेल हो गया तो हो गया, वो वापस नहीं होगा? क्या लगता है आप लोगों को? हाँ सर, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस में काम करता है। कहाँ लिखा रहता है सर? नीचे लिखा रहता है 7 days रिप्लेसमेंट पॉलिसी। थैंक यू सर। 7 days रिप्लेसमेंट पॉलिसी, इसका मतलब यही है कि इनका जो बिजनेस है ये सेल और रिटर्न बेसिस में ही काम करता है। चाहे आप अमेजन में चले जाओ, फ्लिपकार्ट में चले जाओ, कोई भी बड़े ऑनलाइन डिलीवरी कंपनीज पे, इवन बिजनेस का ये पैटर्न ही है कि सेल और रिटर्न बेसिस यूज करके, मतलब ऐसे नहीं, मतलब ट्रायल करके देखो, उसके बाद वापस कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होता है, ठीक है। टर्म्स कंडीशन से लोग पढ़ता नहीं है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है सर, ये देखो 7 days फ्रॉम डिलीवरी, डैमेज डिफेक्टिव आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड, ठीक है। अच्छा, रिप्लेसमेंट टाइप एक्सेप्टेड, रिप्लेसमेंट फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरिंग इंस्टॉलेशन, रिटर्न वैलिड ओनली व्हेन इंस्टॉल्ड बाय फ्लिपकार्ट ऑथराइज्ड पर्सनल। If you have received a damaged or defective product or it has it not as described, you can raise replacement request on the website, app, mobile, जो भी है। मतलब रिप्लेसमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है आप प्लीज पढ़ लो एक बार, ठीक है। रिप्लेसमेंट तो बोला है, रिटर्न बेसिस भी ओके है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो सेलर अपना बताते हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे, दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम। कोर्ट ऑफ लॉ में अगर मानो कि आपको, आप बोलोगे कि नहीं मुझे फंसाया जा रहा है, हो सकता है, बट बिफोर दैट यू मस्ट रीड दीज थिंग्स, ठीक है, यू मस्ट रीड दीज थिंग्स, आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने आपको को एटीएम का कहानी बोला था सर, ये सेल ऑफ गुड्स का कहानी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का कहानी था। मैंने आपको एसबीआई एटीएम का एक कहानी बोला था। यस सर। हाँ, ये रियल केस था, एसबीआई एटीएम विथड्रॉल केस। ये केस में क्या हुआ था बोले तो, एसबीआई सेज हस्बैंड कांट यूज, क्या बोला था एसबीआई? एसबीआई सेज हस्बैंड कैन नॉट यूज वाइफ डेबिट कार्ड, कोर्ट एग्री। आप समझे सर क्या हुआ था बोलो तो? हस्बैंड क्या किया था, वाइफ का मतलब डेबिट कार्ड लेके एटीएम में जाके पैसा विथड्रॉल करने के लिए चला गया था। मैं आपको लीगल कहानी इसलिए बता रहा हूँ, इसको मैं पहले भी किसी लॉ क्लास में शायद बताया था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी ने सुना नहीं स्टोरी तो इसलिए मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। ये क्या प्रॉब्लम हुआ था कि एसबीआई के एटीएम से वाइफ का तबीयत खराब था, मोस्ट प्रोबेबली प्रेग्नेंट था, मोस्ट प्रोबेबली प्रेग्नेंट था या तबीयत खराब था, ऐसा ही कुछ है। हाँ एकदम मैंने सही बोला। A casual act of letting your spouse or a close relative friend withdraw money from an ATM using your debit card could prove costly. This is what a Bangalore woman on maternity leave recently learned. Banking rules categorically state that ATM card is non-transferable and no other person apart from the account holder should use it. मतलब ये बैंकिंग लॉ में लिखा हुआ है सर, बैंकिंग रूल्स में लिखा हुआ है कि एटीएम कार्ड नॉन ट्रांसफरेबल है, जिसका है अकाउंट होल्डर ही उसको यूज कर सकता है, कोई और नहीं। सर केस क्या हुआ था? सर केस यही हुआ था कि एटीएम कार्ड का जो ब्रांच था, एटीएम का जो पैसा विथड्रॉल किया, मोस्ट प्रोबेबली 25,000 का केस था, 2013 का केस है, ठीक है। 25,000 फ्रॉम ए लोकल एसबीआई एटीएम, ठीक है, लोकल एसबीआई एटीएम से 25,000 का उठाया था, लेकिन पैसा एक्चुअली निकला नहीं था। मतलब एटीएम दिखा रहा है डेबिट हुआ है कि पर एटीएम से कैश डिस्पेंस नहीं हुआ। फिर बाद में क्या हुआ, वो जाके कंप्लेन लॉन्च किया। फिर कंप्लेन लॉन्च करने के बाद एसबीआई का जो ओम्बड्समैन है, मतलब जो सॉरी ओम्बड्समैन बोला कि जो रूल्स रेगुलेशंस देखता है, उसने बोला ठीक है कंप्लेन लेते हैं। फिर बाद में प्रूफ करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी देखा गया, उसमें भी देखा गया कि पैसा विथड्रॉल कर रहा है पर
पर क्या सर, पैसा नहीं निकल रहा है। तो ये भी प्रूव हो गया सीसीटीवी फुटेज में। बट बाद में जब ये कोर्ट में गया तब एसबीआई ने बोला कि सब कुछ तो ठीक है, बट हमारा रूल्स के अगेंस्ट में एक पॉइंट जा रहा है, दैट इज कि पैसा मैं वापस कर देता, बट एटीएम का जो बेसिक रूल्स है दैट इज नॉन ट्रांसफरेबल केस। ठीक है, तो हस्बैंड जो राजेश कुमार था वो एटीएम नॉन ट्रांसफरेबल है। तो फिर बोला कि अगर इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो क्या करेगा? तो बोलता है सिंपल, आप बैंकिंग आवर में चेकबुक लेके आओ और पैसा लेके जाओ। अगर वाइफ चेकबुक में साइन कर देगा, है ना सर, वाइफ अगर चेकबुक में साइन कर देगा तो सेल्फ विड्रॉल कर सकता है हस्बैंड आके, कर सकता है ना सर इस तरह से? हाँ सर, कर सकते। हाँ तो वही वाला Yes, sir. कॉन्सेप्ट के लिए बोला, वही वाला कॉन्सेप्ट बोला कि अगर ऐसा चाहिए तो लोग इसी तरह से पैसा उठा सकता है, बट किसी का एटीएम यूज नहीं कर सकता। तो मिला नहीं सर, एज पर द रूल्स। अब कोई रूल्स कहाँ पड़ता है सर एटीएम यूज करने से पहले? ठीक जिस तरह से ऑनलाइन में डिलीवर ऑर्डर करने से पहले हम थोड़ी ना क्या सेल्स और रिटर्न का क्या कंडीशंस है, कौन थोड़ी इतना टाइम लगा के पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन सर बेसिक आइडिया रहने से आपके दिमाग में चलेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जानकार रहो, जैसे कि आप लोग जानते हो आरबीआई बड़ा करके ऐड देते हैं सर कि जानकार बनो सतर्क रहो। हाँ यही बोलता है ना सर? अरे मैंने सही बोला, आरबीआई का जो डायलॉग है आजकल दे रहा है, बड़ा ऐड आ रहा है सर, प्लेयर्स लोग देता Yes, है, sir. जानकार बनो सतर्क रहो। ओके ठीक है, तो गुड सेंट एंड अप्रूवल का एक एग्जांपल देखते हैं। P brought a musical instrument from a musical shop on a condition that he will purchase it if he likes that instrument. मैं लूंगा लेकिन अगर मुझे पसंद आया तो। ठीक जैसे कि फ्लिपकार्ट में आपने ऑर्डर किया, पसंद आया तो रखना है, नहीं पसंद आया तो वापस करना है। बहुत बढ़िया। आफ्टर ए वीक ही हैज इन्फॉर्म द शॉप ओनर दैट ही हैज एग्रीड टू परचेज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कुछ हफ्ता मतलब सर्टेन टाइम के बाद वो जाके बोला कि नहीं मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है। तो ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड व्हेन ही हैज डिसाइडेड टू परचेज द इंस्ट्रूमेंट एज हिज ओन। कब ट्रांसफर हुआ? कि जब जाके वो डिसाइड किया कि यस मुझे पसंद आया। अब ये दुकानदार के साथ उनका क्या कंडीशंस हुआ था, कितना दिन के अंदर बोलना था, वो उस पर डिपेंड करता है। A buyer under a contract on the basis of sale or return is deemed to have exercised his options when he does any act exercising dominations over the goods showing an unequivocal intentions to buy। मतलब unequivocal मतलब unambiguous, मतलब किसी भी तरह का कंडीशंस के साथ नहीं, एकदम क्लियर कट वो अगर बोलता है कि नहीं मुझे पसंद है मुझे लेना है तो बात कंप्लीटेड है। एग्जाम्पल, इफ यू प्लेजेस द गुड्स विद थर्ड पार्टी, मतलब उसको लेना नहीं है बट वो किसी और को दे दिया। ठीक है, मतलब मुझे नहीं चाहिए पर मैंने ना मेरे एक दोस्त को दिया उसको देखने के लिए। अब ऐसे बात थोड़ी ना करते कोई। ठीक है, तो फेलियर और इनेबिलिटी टू रिटर्न द गुड्स टू द सेलर, एक बात भी समझ लेना सर, फेलियर और इनेबिलिटी टू रिटर्न द गुड्स टू द सेलर डज नॉट नेसेसरीली इंप्लाई सिलेक्शन टू बाय। ये भी एक बात है, अगर आप किसी कारण से गुड्स को वापस नहीं कर पा रहे हो तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गुड्स पसंद आ गया या फिर आप बाई करना चाहते हो। अगर आप किसी कारण से मतलब इनेबल हो जाते हो कि आप उसको रिटर्न नहीं कर पा रहे हो, तो पॉइंट सिंपल है कि अगर कंडीशंस बेसिस में हुआ है, अगर उसने जिस दिन जाके दुकानदार को बोला कि भाई साहब मुझे पसंद है तो वो बाई हो गया। लेकिन मानो कि अनइक्विवोकल इंटेंशन होना चाहिए। अनइक्विवोकल मतलब बेसिकली एकदम अनएम्बिगस, किसी भी तरह का वो क्या बोलते हैं धुंधलापन नहीं होना चाहिए कि मतलब नहीं लेना है पर कुछ दिन रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। इंटेंशन बाई पूरा क्लियर होना चाहिए। डोमिनेशन ओवर द गुड्स शोइंग एन अनइक्विवोकल इंटेंशन टू बाई। ठीक है, साथ में ये भी बोल रहे हैं कि इफ यू प्लेजेस द गुड्स विद थर्ड पार्टी, इसका मतलब आप गुड्स ले लिए, आप किसी को दे रहे हो मतलब गुड्स आपने ले लिया। बट ये भी याद रखिएगा कि अगर आप किसी कारण से गुड्स रिटर्न नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बाई माना जाए। जैसे मेरे साथ एक हुआ था, ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था, अमेजन से मैंने एक ट्रैक पैंट ऑर्डर किया था। ट्रैक पैंट का पेमेंट मैंने कर दिया था। पेमेंट करने के बाद मैंने अमेजन को बोला कि गुड्स आ गया। मैंने उसको ट्रायल किया पर मुझे थोड़ा सा ठीक फिट नहीं हुआ, तो मैं उसको रिप्लेस करने के लिए एक्चुअली मैं अमेजन पे, ये मैं काफ़ी पुराना बात कर रहा हूँ, 2012-13 के आसपास का बात कर रहा हूँ। तब एक्चुअली ये ऑनलाइन बिजनेस जस्ट मार्केट में मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक प्रैक्टिकलिटी हो रहा था, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे। तो उस टाइम का बात है, तो मैंने अमेजन में फ़ोन किया और मैं बोला कि एक्चुअली मुझे ये रिप्लेस करना है तो आप लोग मुझे इसको रिप्लेस कर दो। तो बोल तो उस टाइम पे एक प्रॉब्लम था अमेजन का कि ये जो रिटर्न करने के लिए जो लोग आता है ना सर, आप मेरा बात समझ पा रहे हो? ये जो रिटर्न के लिए लोग आपके घर में आता है और प्रोडक्ट को लेके जाता है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था।
तो मुश्किल क्या हो गया, वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप गुड्स को किसी कुरियर सर्विस से हमारे कंपनी में रिटर्न कर दो, फिर हम आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। आप मेरा बात समझ पा रहे हो? अब मैंने थोड़ी ना उस टाइम पे इतना डिटेल्स पढ़ा था कि क्या रूल्स है क्या रेगुलेशन है। मैं बोला कि अभी कौन कुरियर कंपनी ढूंढेगा, फिर कौन जाके इतना इसको वापस करेगा। इससे अच्छा है कि कोई अगर मेरा दोस्त लोग है या फिर मेरे फैमिलीज में कोई है जिसको वो फिट होगा, मैं उसको दे दूंगा। मैंने ये डिसीजन लिया। मैं और इतना मतलब झमेला में और नहीं गया। लेकिन सर अगर मैं झमेला में जाता तो फिर मुझे क्या, वो लोग मुझे ये कंडीशन दिखा रहा था, फिर मुझे देखना पड़ता कि ऐसा कोई कंडीशन था कि नहीं। अगर मैं प्रूव करता कि अमेजन ने अपने रिटर्न पॉलिसी में बोल के रखा था कि वो वापस लेके जाएगा, फिर मैं उनको फंसा सकता था। ये एक मतलब ट्रैक पैंट था, तो सर 500 700 800 का ट्रैक पैंट है, इतना दिमाग नहीं लगाया। अगर रही 50,000 80,000 या 5 लाख 7 लाख का प्रोडक्ट होता तो दिमाग जरूर लगा लेता कोई ना कोई। ये सुनो सर, हाँ 500 का ट्रैक पैंट था इसलिए दिमाग नहीं लगाया, बट 50,000 का 50,000 का प्रोडक्ट होता या 80,000 या 5 लाख का होता तो दिमाग लगाता कि नहीं लगाता, बोलो। हाँ सर, बात समझ आ रहा है? यस सर। बस यही तो बात है, इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है सर रियल लाइफ में। ओके और एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। A delivered some jewelry to B on sale or return basis. B placed the jewelry with C. वाह, A ने डिलीवरी किया B को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस में। अब B क्या किया, उसको C को दे दिया, प्लेज कर दिया, भाई तुम यूज करो कुछ दिनों के लिए। It was held that the ownership of the jewelry had been transferred to B because as he had adapted the transactions by pledging the jewelry with third party. C को दे दिया। In this case A has no right against C. अब A थोड़ी ना C से मांग सकता है कि भाई अगर आपको वापस करना है तो आप मुझे करो। A के साथ C का कोई कनेक्शन नहीं है। He can only recover the price of the jewelry from B. वो अलग बात की ओनरशिप अभी C के पास है, बट A के लिए ओनरशिप B के पास ही है। सर ये तो कॉमन सेंस है। हाँ सर, ये तो कॉमन सेंस है। अब बी सी को दिया तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि ए जाके सी से पैसा लेगा, नहीं नहीं, पैसा तो बी से ही लेगा, इसमें तो कोई दूसरा बात नहीं था, बट फिर भी लॉ को लिखना पड़ता है। ए सेंड्स बी ए वाटर मोटर ऑन अप्रूवल और रिटर्न। वाटर मोटर मतलब जिससे वाटर ग्राउंड लेवल से खींचा जाता है सर बेसिकली। तो वाटर मोटर ऑन अप्रूवल और रिटर्न इन मार्च 2020। बी टू रिटर्न इट आफ्टर ट्रायल अगस्त, आफ्टर द ट्रायल इन अगस्त। मार्च में वापस करने का बात हुआ था, लेकिन रिटर्न कब कर रहे हैं, अगस्त में। द वाटर मोटर हैज नॉट बीन रिटर्न विद इन रीजनेबल टाइम एंड देयरफॉर ए इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट एंड बी मस्ट पे द प्राइस। आप अगर मार्च के अंदर जैसे 7 दिन के अंदर रिप्लेसमेंट करने का बात हुआ था, ऑनलाइन पे हम लोग क्या देख पाते हैं सर, 7 दिन के अंदर आप रिप्लेस कर सकते हो, है ना सर। अभी देखा हम लोगों ने 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अब 8th डे में बोल रहे हो कि नहीं मुझे रिप्लेस करना है, क्या बात हुआ सर, कोई मतलब है? 8th डे में आप बोल रहे हो कि सर मुझे रिप्लेस करना है, नहीं हो सकता। कुछ चीजें रिजनेबल भी होता है और कुछ चीजें इसलिए लिखना पड़ता है। ये अगर 7 की जगह 10 दिन होता तो 10 ही होता, तो इसलिए लिखना जरूरी होता है। नहीं लिखेगा तो फिर कस्टमर्स भी बहुत दिमाग खाने वाला है सर, नहीं लिखेगा तो फिर कस्टमर्स भी दिमाग खाने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो सेल और रिटर्न बेसिस में ये सब लीगल मैटर्स बड़ा वाइटल हो जाता है। तो यहाँ पर ए जो है वो बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, एंड उसको प्राइस पे करना पड़ेगा। सर ये तो कॉमन सेंस था, तभी तो मैं स्टार्टिंग में बोले था सर कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो बात करने जा रहे हैं सर आज, ये तो जिंदगी है। मतलब हमारे डेली लाइफ में ये सब होता रहता है। हाँ सर, ये सब तो होता रहता है, मतलब समझे ना, ये सब एकदम नॉर्मल बात है। सेल फॉर कैश ऑनली और रिटर्न। सेल फॉर कैश ऑनली या तो रिटर्न, या तो कैश में सेल करेंगे या तो रिटर्न कर दो। तो क्या बात हुआ सर, इट डिलीवर हिज ज्वेलरी टू बी ऑन सेल फॉर कैश ऑनली और रिटर्न बेसिस। It was expressly provided in the contract that the jewelry shall remain A's property until the price is paid. Before the payment of the price, B क्या किया, place the jewelry with C। अब ये क्लियरली बोला गया था कॉन्ट्रैक्ट में कि जब तक प्राइस नहीं पे होता तब तक वो प्रॉपर्टी किसका है, ए का ही है। वो अलग बात की ए बी को देखने के लिए दिया, वो हमारे लोकल एरियाज में से होता है ना सर। ठीक है, मैं पहले बोलता हूँ फिर लोकल एरियाज का कहानी बताता हूँ। बी प्लेज द ज्वेलरी विद सी। इट वाज हेल्ड दैट एट द टाइम ऑफ प्लेज द ओनरशिप वाज नॉट ट्रांसफर्ड टू बी। जब प्लेज हुआ था तब ओनरशिप बी के पास नहीं था,
thus the pledge was not valid and A could recover the jewelry from C. Even A C से भी ले सकता है। सर पुराना केस और इस केस में फर्क देख रहे हो? इसके पहले वाला एक ज्वेलरी का केस था, ये भी एक ज्वेलरी का केस था, ये था सेल और रिटर्न बेसिस का केस था। ये केस क्या था? गुड सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। और ये केस क्या है? सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस। अब दोनों में फर्क क्या है? इस केस में ए बी से ही डैमेज क्लेम कर सकता है, वो बी प्लेज कर दिया था सी को, बट ओनरशिप ट्रांसफर हो गया था सर। जैसे ही बी सी को प्लेज कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया था, बिकॉज वो पहले से ही ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे था, मतलब कैश बेसिस का कॉन्सेप्ट था नहीं इसमें। तो बी सी को दिया, मतलब ये बी का ओनरशिप आ गया, और बी का ओनरशिप आ गया तो फिर ये कभी भी बी से पैसा वापस, मतलब पैसा चार्ज कर सकता है, रिकवर द प्राइस फ्रॉम द ज्वेलरी फ्रॉम बी। लेकिन ये वाला जो कंडीशंस है, इसमें कैश बेसिस का कॉन्सेप्ट है। कैश बेसिस में पहले ही बोला हुआ था, ए बी को पहले ही बोल के दिया था, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे, जब तक बी पेमेंट नहीं करेगा, तब तक ओनरशिप ए का है। जब तक बी पे नहीं करेगा, तब तक ओनरशिप ए का है। अब ए क्या, बी क्या किया? सी को दे दिया। अब पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर ए के पास ये ऑप्शंस है कि ए डायरेक्टली जाके सी से रिकवर कर सकता है। बात समझे सर? बात क्लियर हुआ सर? बोलो। यस सर। हेलो। ये एक इंटरेस्टिंग केस था सर। लोकल एरिया में ऐसे होता है। कैसे सर? ये आसपास का जो आसपास में हमारे जो लोकलिटीज़ है सर, बंगाल में ही बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नॉट लाइक पीसी चंद्र ज्वेलर्स और नॉट लाइक अंजलि ज्वेलर्स। मैं ये बोल रहा हूँ सर, जैसे कि घर के बगल में होता है ना सर, माँ लक्ष्मी ज्वेलर्स, गौरंगो ज्वेलर्स, ऐसे होता है ना सर। हाँ, घर के बगल में ऐसे इसी तरह का होता है, माँ लक्ष्मी ज्वेलरी। ऐसे कोई भी छोटा टाउन में इस तरह का ज्वेलरी शॉप दिखता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? मतलब नॉट लाइक बिग ब्रांड। मैं बस इतना कह रहा हूँ सर, एकदम छोटा मोटा जो ज्वेलरी दुकान होता है, वो क्या बोलते हैं कि दीदी लेके जाइए, घर पे दिखाइए फिर आके बोलिएगा। तो वो लेके भी जाते हैं, अगर हाँ थोड़ा भरोसेमंद होता है तो ही देता है, अदरवाइज नहीं सर। मतलब जिनके साथ उनका एनुअल बेसिस में बहुत ज़्यादा उनके साथ बिजनेस चलता है, वैसा बिजनेस को, नॉट लाइक अ बिग ब्रांड, लाइक नॉट सेल्को गोल्ड, ठीक है, फिर कल्याण ज्वेलर्स, ऐसे दुकान के साथ तो ऐसा होगा नहीं सर। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो छोटा मोटा सोना का दुकानदार है सर, जो आसपास में पाड़ा पड़ोस में दिखता है, उनके साथ तो ऐसे चलता है कि लेके जाइए, देखिए, फिर पसंद ना आए तो वापस कीजिएगा। ऐसे मैं देखता हूँ सर, हमारे घर के नेटिव जहाँ है मेरा, वहाँ पर मैं देखता हूँ। कोलकाता में तो ऐसे, अब इतना भीड़ में कौन किसको जानता है सर, मुश्किल है। ओके, reservations of right of disposal. Reservation of right of disposal, very interesting concept, where there is a contract for the sale of specific goods or where goods are subsequently appropriated to the contract, the seller may by the terms of the contract or appropriations reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled. Simple है सर, इसको ज़्यादा ना दिमाग नहीं खाना है। 3 सेक्शंस बोला इसका, बट आपको एक एग्जाम्पल्स में पूरा समझ आ जाएगा। मतलब कंडीशंस क्या है? डिलीवर कुरियर के थ्रू से हुआ है, बात को समझिएगा, डिलीवर कुरियर के थ्रू से हो जाए। डिस्पोजल मतलब राइट ऑफ डिस्पोजल, मतलब इतना देरी तक आपके पास ओनरशिप था, बट आप अपना ओनरशिप डिस्पोज कर रहे हो। सिंपल है। एक सेंड्स फर्नीचर टू ए कंपनी बाय ए ट्रक, एक अपना दुकान है उसका, फर्नीचर दिया, ट्रक में भर के कंपनी को दिया, एंड इंस्ट्रक्ट द ड्राइवर, ड्राइवर को बोल के दिया, नॉट टू डिलीवर द फर्नीचर टू द कंपनी until the payment is made by the company to him. अब पेमेंट कैसे होगा? ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा, या भी ड्राइवर को भी दे सकते हैं अगर खुद का ड्राइवर हो तो, मतलब बड़ा भरोसेमंद ड्राइवर हो तो। जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक ट्रक खाली नहीं होगा। द प्रॉपर्टी पासेस ओनली व्हेन द पेमेंट इज मेड। ये बड़ा बदमाशी होता है सर रियल लाइफ में, मैं आपको क्या बताऊं सर, आपको कैसे पता सर? एक्चुअली ना इसका एक कहानी सिंपल है। मेरे घर में ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है, मतलब मेरा पुश्तैनी बिजनेस बोल सकते हो, पापा का, पापा चाचा ये लोग बचपन से करता है। ऐसे मैं बहुत केस देखा हूँ ऐसा कि कंपनी ने ट्रक में सामान लाद के दूसरे जगह में भेज दिया, और फिर पापा को 2 बजे फ़ोन करते हैं कि अंकल या फिर मालिक क्या करे। हाँ, डायरेक्ट रात को 2 बजे, क्या करे मतलब माल खाली कर, पैसा लेके आ। बोले ये तो पैसा ही तो नहीं दे रहा है, तो फिर क्या करे? तो फिर पापा क्या बोलता था, मैं बहुत सुनता हूँ, फिर गाड़ी वापस लेके आ जा। अब पैसा नहीं देगा तो गाड़ी माल खाली करके क्या करेगा? लेकिन बहुत केस में पापा ऐसा भी फंसा है कि माल खाली कर दिया, सोचा कि पेमेंट करेगा, फिर 5 लाख 7 लाख 10 लाख का मार के चला गया। ऐसा भी मिला सर, कभी 5 लाख चला गया, कभी 7 लाख चला गया, मैं देखा। ठीक है, बचपन से ये एक्सपीरियंस मैंने किया। मतलब
फिर घर पे बात होता था, फिर माँ बोलता है पहले जान लो पहचान लो फिर करो। बोलते तो फिर पापा यही बोलता था कि अभी भी इस तरह का काम होता है, बट आजकल थोड़ा सा क्रेडिट सिस्टम का पापा कम कर दिए। पापा डायरेक्ट बोलता है भाई पेमेंट करोगे तो सामान जाएगा, पेमेंट नहीं करोगे तो सामान जाएगा नहीं, गाड़ी नहीं मतलब निकलेगा यहाँ से, ठीक है। पहले क्या करता था पापा, प्रोडक्ट भेज देता था। न्यू न्यू बिजनेसमैन को करना पड़ता है, पर जब वो थोड़ा सा पुराना हो जाए तब उनको पता चल जाता है। ऐसे क्या होता है ना, बैड डेट बढ़ जाता है, ठीक है सर। बैड डेट समझते हो ना? बैड डेट मतलब आप भरोसे किए, आपको लगा कि भाई सामान पहुंचाएंगे तो पेमेंट मिल जाएगा, बट वो तो भरोसा तोड़ने के लिए रेडी था। समझ में आया सर? हाँ सर बोलो, समझ में आया? क्या सर नहीं आया? यही है सर, यही सिंपल रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। मतलब आप कब डिस्पोज करोगे, अपने पास जो मतलब राइट था। एक पॉइंट में स्टार्टिंग में ही बात किया था सर, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी। एकदम स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ये मैंने बात किया था सर। प्राइमा फेसी ये एक लातिन वर्ड है सर। सर लातिन वर्ड क्यों आता है सर? मैं पहले भी लॉ क्लास में बोला सर, लातिन वर्ड एक्चुअली इसलिए आया है कि हमारा जो लॉ है ये इंग्लिश लॉ से मेनली इंस्पायर्ड है। हाँ सर, इंग्लिश लॉ से इंस्पायर्ड है तो इंग्लिश में लिखा है वो तो दिख रहा है। इंग्लिश लॉ से इंस्पायर्ड है और इंग्लिश में भी लिखा है ये तो दिख रहा है, पर सर लातिन कहाँ से आ गया? इसका एक बहुत सिंपल कहानी है। बात बात में लातिन मतलब सर रोमन, लातिन मतलब रोमन। रोमन एम्पायर में जो लैंग्वेज यूज होता था सर, रोमन एम्पायर मतलब आई होप आप लोग जानते हो, इताली रोम, ठीक है सर। आज जो इताली के नाम से जाना जाता है सर, उसका सबसे बड़ा शहर का नाम रोम अभी भी है, बट रोमन एम्पायर जो था, ठीक है, इसका दो प्रीमियर लैंग्वेज था। एक था ग्रीक, मतलब ग्रीस का भी था लैंग्वेज, एक ग्रीक और एक लातिन। अब ये लातिन लैंग्वेज जो था सर, या लैटिन जो भी बोलो आप, ये लैटिन या लातिन लैंग्वेज ये इनका मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था, लीगल लैंग्वेज हुआ करता था। तो यूरोपियन सोसाइटीज में मतलब मॉडर्न एरियाज में, मतलब अगर पुराना 1000 ईयर्स का हिस्ट्री देखा जाए तो रोम सबसे ज्यादा देर तक पावरफुल था, और फिर रोम पूरा यूरोप में भारी पड़ा और इनका सिस्टम यूके तक भी पहुंचा। इसलिए यूके अपने लॉ को बनाते वक्त बहुत जगह में लातिन लैंग्वेज को यूज किया, बिकॉज हम लोगों को पता है कि रोमन एम्पायर में लास्ट 1000 साल का अगर देखा जाए तो बहुत जगह में आपको रोमन सिस्टम पे, इवन आप लोग बचपन में बायोलॉजी में भी लातिन नाम पढ़ते थे, याद है सर? बोटानी मतलब बायोलॉजी क्लास में मुझे याद है सर, मुझे तो बहुत याद है, ये साइंटिफिक नेम के नाम पे हम लोग लातिन में बहुत पढ़ते थे सर, है ना? साइंटिफिक नेम पढ़ते थे, जैसे मुझे याद है ये हाँ, होमोसेपियंस इंसान का साइंटिफिक नाम, ठीक है, होमोसेपियंस। फिर पाभो क्रिस्टेसस ये पीकॉक का है। फिर मैंगो का सीजन है, मैंगीफेरा इंडिका। फिर गाय का है बोस इंडिका या बोविस इंडिका। लोटस का है, लोटस का क्या है? लोटस का याद नहीं आ रहा है। फिर आपका जॉबा फूल जो होता है ना सर बंगाली में, उसको क्या बोलते हैं? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। मुझे बहुत सारा याद रहता है, बहुत सारा याद है अभी भी। फिर वो मोटरसूटी होता है ना सर, जिसको हम लोग पीस बोलते हैं, उसका है पीसम सेटिवम या पाइसम सेटिवम। बहुत सारा याद है। टाइगर का है टाइग्रेस टाइग्रेस। कातला का कातला कातला बड़ा फेमस है। रुई माछ का लेबियो रोहिटा। बहुत सारा था मुझे बहुत। नजा नजा एकदम सर, नजा नजा स्नेक का। और क्या, तेतुल का याद है सर, इमली का, इमली का टैमारिंडस इंडिका। टैमारिंड से याद आ गया, टैमारिंडस इंडिका। फिर और भी याद नहीं आ रहा है, बहुत कुछ याद है सर। तो वो हाँ बोल बोल। भुट्टा का जिया जिया मेज, हाँ जिया मेज भुट्टा का। अरे चलो, रोशनी का भी याद आ रहा है एकदम, बचपन याद आ गया सर सबको। तो बेसिकली मैं तब से मैं एक बार हम लोग के स्कूल से एक एक्सकर्शन में गया था बोटानी डिपार्टमेंट से। तो एक्चुअली मेरा नेटिव झाड़ग्राम में है ना सर, तो झाड़ग्राम तो जंगल के लिए जाने जाते हैं, आई होप यू ऑल नो। तो वहाँ पर बहुत सारा ना पेड़ पौधे के ऊपर ना एक बार एक मतलब हम लोग एक्सकर्शन किए थे। एक बार एक जगह में गया था झाड़ग्राम में, इसका नाम है सर, अगर कभी झाड़ग्राम जाते हो ना तो आप लोग ज़रूर विजिट करना। सब थोड़ा सब ठीक हो जाए, जगह का नाम बताता हूँ आप लोगों को। ये कौनक दुर्गा टेम्पल, कनक दुर्गा टेम्पल। यहाँ पर एक्चुअली मंदिर तो है, लेकिन यहाँ पर ना मतलब जो जंगल है वो सीरियसली बड़ा ही डेंजरस है। मतलब आपको ना कुछ देर के लिए फील होगा कि आप अफ्रीका में आ गए, ठीक है।
सीरियसली हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बहुत पुराना मंदिर है सर, मतलब करीब 1000 ईयर्स बैक मोस्ट प्रोबेबली। ये एक रिवर है डुलुंग बोल के, और इसके बगल में एक इस तरह का मतलब जंगल है, वही जंगल, ये जंगल का ना थोड़ा सा पार्क बनाया है, ठीक है, लेकिन पार्क कुछ छोड़ो, कुछ नहीं है, ये राजबाड़ी है। ये जंगल ना भयंकर जंगल है, मैं आपको दिखाता हूँ जंगल, ये जंगल का एंट्रेंस है एक्चुअली, ठीक है। इसके अंदर ये क्या मतलब अजीबोगरीब पेड़ है इसके अंदर। तो हम लोग को वहाँ पर मतलब बोटानी डिपार्टमेंट से एक्सकर्शन में लेके गया था, तब इतना बड़ा पार्क वगैरह कुछ नहीं था। अब जैसे दिख रहा है ना, ये सब तो रिसेंट गवर्नमेंट के टाइम पे थोड़ा सा टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए किया, उस टाइम पे बड़ा नेचुरल था। और इतना मतलब टिपिकल टाइप ऑफ पेड़ जो नॉर्मली हम लोग नहीं देख पाते सर, वो सब यहाँ पर है, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ रेन फॉरेस्ट जैसा। तो हम लोग उस टाइम पे ये लातिन नेम का कहानी के ऊपर बहुत बात हुआ था कि ये लातिन नेम साइंटिफिक नेम क्या है, तो तब मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा लातिन नेम का यूज़ क्यों है। फिर धीरे धीरे पता चला कि जब मैं खुद रिसर्च किया इतना ज़्यादा क्यों है। ये रिवर बहुत सुंदर है सर, ये देखो सर, ये मैं बोल रहा था ना, ये देखो आ गया यहाँ पर, ये कोई एक पेड़ है, ये देखो यहाँ पर लिखा है। तो उस टाइम पे हम लोग जाके मैंने एक्सकर्शन में ना एक एक पेड़ को पहचान रहे थे, और यहाँ पर ये देख पा रहे हैं सर आप लोग, हेलो, दिखाई दिया आप लोगों को साइंटिफिक नेम, ठीक है, पेड़ ऐसे है सर, और उसके अंदर मतलब उसका जो लोकल नाम और उसके नीचे उसका साइंटिफिक नेम, और फिर कौन सा फैमिली से जाते हैं, ये देखो डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी एंड फॉरेस्ट्री विद्यासागर यूनिवर्सिटी। लेकिन अब मैं यूनिवर्सिटी से नहीं गया था, मैं स्कूल से गया था, ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन 11-12 से एक्चुअली गया था, तो मैं कॉमर्स से था, बट फिर भी मैं गया था मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं सर को बोला सर एक्सकर्सन किसी का भी हो, चाहे जियोग्राफी डिपार्टमेंट का हो या बोटानी, मुझे तो जाना है। सर लोग मुझे हमेशा एक्चुअली प्रलय जाएगा बोल के ले लेता था ओके सर, चलो बहुत घूम लिया आप लोग, चलो सर कभी कभी ऐसे पढ़ाते पढ़ाते टूर हो जाता है ना, मज़ा आ जाता है सर, आप लोग बोर हो जाते हो ना पढ़ते पढ़ते। ओके ठीक है, अब क्या है ना, कोरोना में तो ओरिजिनल टूर हो नहीं सकता, तो वर्चुअल टूर ही हो जाना चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, तो रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, इसका एग्जांपल देख ले यार। ए बीट्स फॉर ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। ए बीट्स फॉर एन एंटिक पेंटिंग एट अ सेल बाय ऑक्शन, ठीक है, एंटिक पेंटिंग का सेल हो रहा है सर, ठीक है, ऑक्शन में एंटिक सेल हो रहा है। चलो इमेज में देखते हैं, ऑक्शन में एंटिक सेल हो रहा है, चले देखते हैं, एक सेकेंड, एंटिक सेल इन ऑक्शन। ये एक बार बीच में आया था, आप लोगों को पता है, ये पुराना 1 टका पुराना 5 टका का नोट बड़ा महंगा बेच रहा था, हाँ आप लोगों के पास खबर आया था। ओल्ड कॉइन्स मतलब बहुत पुराना नहीं, ठीक है, मैं भी बहुत जमाया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दाम में बेच रहा था। वो एक 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 ऑनलाइन साइट है ईबे बोल के, ebay.com बोल के एक साइट है, इसमें ना ये एंटिक का ना बहुत मार्केट चलता है, ये इसमें ओल्ड कॉइन्स, हाँ सर इसमें ना मैं देखा था, अभी नहीं दे रहा है शायद, उस टाइम पे ईबे में ना ये सब चीज़ें बहुत बेचता था सर, जो भी हो। चलो अभी तो ईबे में मैं सोचा कि सुना कि फ्लिपकार्ट जो है ना वो ग्लोबल लेवल के लिए ईबे को खरीद लिया। अच्छा, तो बेसिकली एंटिक ऑक्शन में क्या हुआ है, इस केस में देख लेते हैं। एंटिक ऑक्शन में क्या हुआ है कि एंटिक ऑक्शन में ऑक्शनियर हैमर दे रहा है, ठीक है, हैमर लगा के बेच रहा है, और हैमर दबाते वक्त ना जो एंटिक सेल कर रहा था वही टूट गया। आप बात समझे जो एंटिक सेल कर रहा था ऑक्शन हॉल में वही टूट गया। आफ्टर द बीड व्हेन द ऑक्शनियर स्ट्रक हिज हैमर टू सिग्निफाई एक्सेप्टेंस ऑफ द बीड, ही हिट द एंटिक व्हिच गेट्स डैमेज्ड, द लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय द सेलर, बिकॉज तब तो सेलर का ही है, बिकॉज ऑक्शंस में तो ऑक्शनियर जब तक हाँ नहीं बोलेगा तब तक तो नहीं होगा ना, तो बिकॉज द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज नॉट येट पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर, तो ये सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये बायर का नहीं है। हम लोगों ने ये भी देखा बहुत केस में कि सेलर का बायर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आया था, हम लोगों ने देखा कि जैसे वो रेलवेज का था ना जिसमें गुड्स पहुंचा नहीं था फिर भी बायर रिस्पॉन्सिबल हो गया था। A contracted to sell 100 bales of cotton to B to be delivered in February. B took the delivery of the part of the cotton but made a default in accepting the remaining bales. ध्यान से बात को सुनना सर। A contracted to sell 100 bales of cotton. Bales of cotton क्या होता है? वो कॉटन का ना क्या बोलते हैं, रीला बोलते हैं सर इसको, मतलब नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं बेल्स ऑफ कॉटन, ऐसे देखने में होता है, शायद मैं पहले भी कभी दिखाया, बेल्स ऑफ कॉटन, कुछ लुक्स लाइक दिस, इस तरह का देखने में होता है।
जैसे 100 बेल्स ऑफ कॉटन, ठीक है, मे बी फॉर द यूजिंग ऑफ कपड़ा फैक्ट्रीज में या फिर न्यूज़पेपर फैक्ट्रीज में। इवन आप लोगों को पता है हमारे पॉकेट में जो नोट होता है ना उसमें भी कॉटन रहता है, इसीलिए वो भीग जाता है ना तो पूरा पूरी खराब नहीं होता, उसको फिर से सुखाने से वो सूख जाता है कपड़ा की तरह। जानते हो आप लोग, हम लोग जो पॉकेट में नोट यूज करते हैं इट्स अ मिक्स्ड ऑफ मेड ऑफ कॉटन एंड उसके साथ कॉटन के साथ थोड़ा बहुत पेपर्स का कुछ यूज होता है, बट ये करेंसी मेड ऑफ, अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर देखेंगे करेंसी मेड ऑफ, एक मिनट देखते हैं, करेंसी मेड ऑफ कॉटन, ये देखो वाई इज ए पेपर मनी मेड ऑफ कॉटन एंड नॉट पेपर, आपको दिख जाएगा, आप सर्वे करोगे ना आपको मिल जाएगा। ये कॉटन से बनता है, इंडियन करेंसी हो यूएस का हो, उस पेपर पूरा पेपर नहीं होता, उसमें एक टाइप ऑफ कॉटन यूज किया जाता है, तभी तो सर पॉकेट में रहता है, माँ धोने के टाइम पे उसको धो देता है फिर भी वो कुछ जिंदा कैसे रह जाता है। पेपर होता तो पूरा खत्म हो जाता ना सर, हाँ पेपर होता तो पानी गिरने के बाद तो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता, कुछ नहीं बचता। लेकिन ऐसे होता है ना, माँ पैसा जीन्स धो दिया, फिर 1 साल बाद आप पैंट को यूज करने जा रहे हो और देख रहे हो कि पॉकेट से एक 100 रुपीज का नोट निकल के आ रहा है, जिंदा है अभी भी धोने के बाद भी, क्यों? कॉटन के कारण। जानते थे सर सबको ये वाला बात, हाँ, कि हमारे पॉकेट में जो नोट्स होता है वो कॉटन से बनता है। हेलो, नो सर। नो सर, ओके ठीक है, अब रिसर्च करना खुद का, मैं तो इन्फॉर्मेशन दे दिया। A contracted to sell 100 bales of cotton to B to be delivered in February. B took the delivery of the part of the cotton but made a default in accepting the remaining bales. मतलब 100 में से शायद 50 डिलीवरी किया बट बाकी एक्सेप्ट नहीं किया। Consequently the cotton becomes unfit for use. अरे सर 100 बेल्स का डिलीवरी हो चुका था, वो तो मतलब क्या बोलते हैं ना सर कि मुझे चाहिए था 100 बेल्स, तो इसलिए मैंने जिसको ऑर्डर किया था वो मेरे लिए 100 बेल्स बनाया, फिर बाद में कुछ दिन बाद मेरा कस्टमर बोल रहा है कि भाई 50 लिया था पहले, अब अचानक बोल रहे हैं कि ये ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे बोलने से थोड़ी ना होगा, बिकॉज ये तो मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑर्डर था ना, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑर्डर था, तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑर्डर था तो फिर मैं इस बाकी 50 बेल को किसको बेचूंगा? तो दिस लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय द बायर, ये बायर का गलती है। तो तुमने वादा क्यों किया था 100 बेल खरीदने का? अगर आपने वादा किया था 100 बेल्स का, आपने 50 लिया था इंस्टॉलमेंट में, वो अलग बात, ठीक है, बट अगर इसके लिए सेलर को लॉस हुआ है सर, ये सेलर कभी नहीं बॉन्ड करेगा। It should however be remembered that the general rule shall not affect the duties or liabilities of either seller or buyer as the bailee of the goods for the other even when the risk has passed. मतलब रिस्क चला जाता है, ठीक है, मतलब सेल हो गया, मतलब बात क्या याद रखना है कि बायर ने सेलर को दे दिया, सॉरी सेलर ने बायर को सेल कर दिया, अब ये बायर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसका भी ड्यूटी है कि उसको बाकी पार्ट भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी 50 लिए बिजनेस नहीं चलेगा तो फिर बाकी पैसा नहीं देंगे, ये कोई ड्यूटी नहीं हुआ सर। एक मतलब एक बहुत फेमस कहावत मैं पापा से सुना हूँ, मेरा पापा मेरे दादाजी से सुना है, मैं दादाजी को कभी देखा नहीं, लेकिन पापा बोलते हैं कि जब पापा बिजनेसमैन बना है तो पापा एक चीज़ बहुत बोले, मैं पापा के मुंह से सुना हूँ कि कभी भी ना उनको बोलते हैं मतलब जो मतलब जिनसे रॉ मटेरियल लेके बिजनेस करते हैं, जैसे यहाँ पर ए जो 100 बेल्स बेच रहा है बी को, तो बी अगर क्लाइंट है तो मतलब बी कस्टमर है तो इनसे लेके बी बेचेगा, लेकिन बी के लिए ए कौन है? तो बंगाली में एक टिपिकल वर्ड यूज करता है, बोलते हैं महाजन, ठीक है, आई होप आप लोग भी सुने होंगे, हिंदी में भी यूज करता है महाजन, मतलब जिनसे पैसा लेके बिजनेस कर रहा है या फिर जिनका सप्लाई, मतलब जो सप्लायर है बेसिकली, तो सप्लायर या महाजन का पैसा कभी नहीं मारना चाहिए अगर आप सच्चा बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो। आप लोग बात समझे कि नहीं? वही वाला बात मैं पापा के मुंह से बचपन में सुना था सर, लेकिन देखो आज लॉ बता रहा है, आज लॉ बता रहा है, बी रिमेंबर दैट द जनरल रूल शैल नॉट अफेक्ट द ड्यूटीज और लायबिलिटीज ऑफ द आइदर सेलर और बायर। सेलर का भी कुछ जनरल ड्यूटी है, बायर का भी कुछ जनरल ड्यूटी है, हर बात लॉ में लिखा नहीं रहेगा, कुछ बात ना जनरल होता है सर, बाय डिफॉल्ट होता है, जो बाय डिफॉल्ट है ना सर उसको कोई नहीं तोड़ सकता। अगर आप सच्चा बिजनेसमैन हो तो आप कभी ऐसे मतलब चीटिंग करने वाला काम नहीं करोगे। 100 का ऑर्डर देके 50 अभी लेके बाद में बोलते हो बाकी 50 नहीं लेंगे, ये अच्छा इंसान का भी मतलब पहचान नहीं है और एक अच्छा बिजनेसमैन का भी पहचान नहीं है। ऐसा बिजनेसमैन नहीं बन पाता, वो कुछ दिनों तक कुछ पैसा कमा लेगा फिर उसको सभी कोई भूल जाएगा और वो भी उसका भी हालत बर्बाद हो जाएगा सर, ठीक है। वो हो सकता है 5-6 साल कुछ कर लिया
पर जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग अगर आपको एक सच्चा बिजनेसमैन रहना है या सच्चा प्रोफेशनल रहना है तो फिर आपको ऑनेस्टी के साथ ही काम लेना है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी के साथ ही काम को लेना चाहिए। ओके सर, आज तो मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट दिन मैं इसी चैप्टर में कंटिन्यू करूंगा, सेक्शन 27 से लेकर 30, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। जो ओनर नहीं है वो कैसे टाइटल ट्रांसफर करेगा। फिर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया आएगा सर, ठीक है, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया आएगा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। मतलब डिलीवरी का कॉन्सेप्ट, उसमें पूरा डिटेल्स डिलीवरी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि पार्ट डिलीवरी, buyer to apply for delivery, place for delivery, time of delivery, बड़ा इंटरेस्टिंग है, डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर, बोलो सर, समझ में आया सबको? हाँ सर, ओके सर, ठीक है फिर चलो मैं नोट्स शेयर कर दूंगा जिन लोगों के पास नहीं है, बाकी घर में पढ़ लो एक बार। जिन लोगों का इसके बाद क्लास है मैम के पास वो लोग रेडी हो जाओ, ठीक है। जिन लोगों का नहीं है चलो सर, टाटा बाय सबको। ओके ओके स्नेहाशीष, ओके विश्वजीत, सर बीएसटी इकोनॉमिक्स का नोट्स भेज दीजिएगा। ओके ओके ठीक है, ठीक है, एक बार व्हाट्सएप कर दें। यस सर, बाय सर। ओके बाय बाय सर। बाय बाय टाटा।